हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि तोमर और आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स के डिटेल्ड सेशन में। इस सेशन में हम बेसिकली इकोनॉमिक्स को बेसिक से हायर लेवल तक कवर अप करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपकी क्लास ली थी जिसका नाम था इकोनॉमिक्स टर्म्स, यानी कि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण शब्दावली। उस चैप्टर में बेसिकली हमने क्या कवर किया था? हमने इकोनॉमिक्स के वो शब्द कवर किए थे, वो बेसिक टर्म्स कवर की थी जिन्हें आप और हम अपनी सामान्य जिंदगी में बार बार बोलते हैं, पर उनका एग्जैक्ट मीनिंग यदि हमें पता हो तो इकोनॉमिक्स समझना यानी कि अर्थशास्त्र समझना काफी आसान हो जाता है। कैसे? हमने उनमें वो टर्म्स बात की थी जिन्हें आप नॉर्मल लाइफ में, जैसे शेयर मार्केट हुआ या मुद्रास्फीति, जिसे आप भाषा में क्या बोलते हैं, महंगाई क्या होती है, इन सब जैसे जो छोटे छोटे टर्म्स है उन्हें मैंने डिस्कस किया था। उसका बेनिफिट ये होने वाला है कि आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, इवन यदि आपने वो चैप्टर पढ़ा है उसके बाद में कभी न्यूज़पेपर खोल के देखा हो तो आपको लगेगा कि हाँ, मुझे जो अखबार है, जो न्यूज़पेपर है, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। तो वो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था यदि आपको इकोनॉमिक्स स्टार्ट करना है। तो आज का जो चैप्टर है वो हमारा क्या है? अर्थशास्त्र का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। यदि मैं बात करूं फर्स्ट चैप्टर, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, फर्स्ट चैप्टर बेसिकली बात करता है कि ये सब्जेक्ट आपकी जिंदगी में या सामान्य लोगों की जिंदगी में क्या रोल प्ले कर रहा है। और मैं यदि इस मेन कोर्स की बात करती हूं तो इकोनॉमिक्स मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी और हमारी जिंदगी में। कैसे? इकोनॉमिक्स बात करता है कि मनुष्य का जीवन और आसान कैसे बनाया जाए, मनुष्य को प्रोवाइड होने वाली जो फैसिलिटीज है, जो सुविधाएं हैं, और उनको कैसे बढ़ाया जाए, उसका जीवन स्तर कैसे बढ़ाया जाए, उसकी आय कैसे बढ़ाया जाए। यदि बेरोजगारी है तो उसकी समस्या का, इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे किया जाए, निर्धनता कम कैसे की जाए, जो आपके देश में महिलाएं हैं उनका उद्धार कैसे किया जाए, जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको किस तरीके से बराबरी पर लाया जाए। तो इन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करता है इकोनॉमिक्स, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो निर्धनता हो, चाहे वायु प्रदूषण हो। हर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी और मेरी जिंदगी में डायरेक्टली कनेक्ट करती है और हमारे जीवन से संबंधित है, वो सब आप इकोनॉमिक्स में ही पढ़ने वाले होते हो। तो यदि मैं बात करूं रियल लाइफ में, तो रियल लाइफ में सबसे ज्यादा कनेक्टेड जो आपका सब्जेक्ट है, जिससे आप और हम डेली बेसिस पे रूबरू होते हैं, वो इकोनॉमिक्स ही है। अब फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट को सबसे पहले किसने प्रकाश डाला कि ये सब्जेक्ट जरूरी है, इससे हमारी जिंदगी आसान हो सकती है, किसने कहा, यानी हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। फिर एक एग्जैक्ट डेफिनेशन या एक बेसिक मतलब क्या निकलता है इकोनॉमिक्स से, जिसके अंदर ये बताया जाए कि इकोनॉमिक्स का मेन कारण क्या है, किस पद्धति पर, किस सिद्धांत पर इकोनॉमिक्स काम करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। इकोनॉमिक्स का शब्द ग्रीक शब्द से आया। इकोनॉमिक्स जो आपका शब्द है वो ग्रीक शब्द से आया और उस ग्रीक शब्द का नाम है ओकियोनोमिया। क्या नाम है इसका? ओकियोनोमिया। जनरली आपने देखा होगा कि सामान्यतः यदि कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हो तो वो शब्द, जो पहला शब्द आता है जहां से सब्जेक्ट का नाम ड्राइव्ड होता है, वो जनरली या तो ग्रीक होता है या होता है क्या? यूनानी। क्या होता है? या तो होगा ग्रीक या होगा यूनानी। ऐसा क्यों? जनरली एक मेन कोर्स भाषा होती है जिससे बहुत सारी लैंग्वेज चलते हुए टाइम के साथ डिराइव्ड हो जाती है। जैसे कि आपको पता होगा हमारे देश में एक बेसिक भाषा है जिसे हम संस्कृत कहते हैं, और आज हमारे देश में बोली जाने वाली चूंकि इतनी सारी भाषाएं हैं, 100 से ज्यादा भाषाएं हम लोग बोलते हैं, उन भाषाओं में से अधिकतर भाषाएं और जो बोलियां हैं बहुत हद तक कहां से आई है? संस्कृत से डिराइव्ड हुई है। तो ऐसा ही कुछ यूरोप के साथ भी है। यूरोप में जो अधिकतर भाषाएं उत्पन्न हुई है या जहां से उन भाषाओं का आधार है, या तो वो ग्रीक है या वो यूनानी है। तो यहां मैंने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स जो आपका शब्द है, अर्थशास्त्र जो शब्द है, वो आपका आया किससे? ओकियोनोमिया से, जो कि स्वयं में एक ग्रीक शब्द है। अब बात करते हैं ओकियोनोमिया का मतलब ग्रीक में क्या होता है। ठीक है, ओकियोनोमिया बना है दो शब्दों से जिसको बोलते हैं आइकोस और नोमोस। किन दो शब्दों से बना है? आइकोस और नोमोस से बना है। यदि मैं बात करूं आइकोस की,
तो आइकोस का मतलब होता है डोमेस्टिक यानी घरेलू यानी घर, ठीक है। और नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, यानी कि जो ओक्योनोमिया है वो घर के प्रबंधन की बात करता है। घर में किस चीज का प्रबंधन, चाहे वो पैसों का प्रबंधन हो, चाहे परिवार का प्रबंधन हो, चाहे वो किसी भी चीज का प्रबंधन हो, उसकी बात करता है ओक्योनोमिया भी। और ऐसे ही इकोनॉमिक्स शब्द हमारी बात करता है पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल जितनी भी चीजें हैं उनके प्रबंधन की, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ क्या बोला कि इकोनॉमिक्स शब्द आया है ग्रीक शब्द से, और वो शब्द कौन सा है, आपका ओक्योनोमिया है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है आइकोस और दूसरा है बच्चों नोमोस, ठीक है। आइकोस का मतलब हुआ यहाँ पे घरेलू, लेकिन हम लोग क्या लेंगे, घरेलू भी लेंगे, देश के स्तर पर भी बात करेंगे, विश्व स्तर पर भी बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे, प्रबंधन की बात करेंगे, यानी कि नोमोस की बात करेंगे, ठीक है। इतना हमें समझ में आ रहा है कि भाई इकोनॉमिक्स क्या कह रहा है, कुछ तो प्रबंधन करना है। तो पहला क्वेश्चन ये कि किस चीज का प्रबंधन करना है और क्यों, यानी कि प्रबंधन तो करना है, ये समझ में आ रहा है। घर का प्रबंधन या देश का प्रबंधन या विश्व का प्रबंधन करना है, पर विश्व में बहुत सारी चीजें हैं, इनमें से किस चीज का प्रबंधन करे, तो उस चीज का आंसर देता है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या, वो देखिए। अर्थशास्त्र की क्या आवश्यकता है, यानी अर्थशास्त्र क्यों पढ़ा जाए। अर्थशास्त्र इसलिए पढ़ा जाए क्योंकि अर्थशास्त्र कहता है कि हमारे पास संसाधन सीमित है। क्या है, संसाधन सीमित है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको संसाधन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्या, रिसोर्स के बारे में बताया था। और क्या बताया था मैंने आपको, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो वस्तु हो चाहे सेवा, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो सेवा, यदि मनुष्य का जीवन बेहतर बनाने में काम आ सकती है तो वो चीज संसाधन में रखी जाएगी। यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु, वस्तु मतलब जैसे कि पेन, जैसे जिसको आप छू सकते हो और गिन सकते हो। मैंने ये भी बताया था आपको कि वस्तु और सेवा में क्या अंतर होता है। क्या बताया था, वस्तु वो होता है जिसे आप छू सकते हो और गिन सकते हो, जैसे कि ये पेन। और सेवा क्या होती है, जब मैं आपको पढ़ा रही हूं उसको आप ना तो देख पा रहे हो, ना छू पा रहे हो, ना गिन पा रहे हो, तो ये क्या है, सेवा। तो ऐसी कोई भी वस्तु या पढ़ाना, कोई भी ऐसी सेवा, कोई भी सेवा, चाहे टूरिज्म हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, यदि वो आपके जिंदगी को बेहतर बना पा रही है तो वो क्या है, संसाधन है। यानी वर्ल्ड में कुछ भी अच्छी चीज अवेलेबल है, चाहे घर में कोई अच्छी चीज अवेलेबल है, चाहे वर्ल्ड में कोई चीज अच्छी अवेलेबल है, चाहे देश में कुछ अच्छा अवेलेबल है जो हमारे और आपके काम आ सकता है, तो उसको क्या कहेंगे, संसाधन। और इन्हीं अच्छी चीजों का प्रबंधन करना पड़ेगा। इसी प्रबंधन की बात करता है कौन, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स किसकी बात करता है, संसाधनों के प्रबंधन की बात करता है। और मैं यदि आपसे पूछूं कि किसी भी चीज का प्रबंधन क्यों करना होता है, तो प्रबंधन की आवश्यकता, जिसे आप कहते हो मैनेजमेंट की आवश्यकता, बच्चों तभी पड़ती है जब कोई चीज क्या हो जाती है, कम। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, महीने की शुरुआत में हमारे माता पिता हमें पॉकेट मनी देते हैं, ठीक है। कुछ लोग कमा रहे होंगे, लेकिन अधिकतर लोगों को माँ बाप अभी हेल्प दे रहे होंगे। जब हमारे माँ बाप हमें क्या देते हैं, पॉकेट मनी देते हैं, तो उसके अंदर से हमें और आपको डिसाइड करना होता है कि पहले रूम का किराया देना है, बिजली का बिल भरना है, खाने पीने का सामान लाना है, किताबें लेके आनी है, और उसके बाद कुछ शौक रह जाता है तो पूरा करना है। अब आप ये क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो प्रबंधन। आप क्या कर रहे हो, उस पैसे का मैनेजमेंट कर रहे हो, प्रबंधन कर रहे हो। और अब मैं आपसे पूछूं भाई प्रबंधन क्यों कर रहे हो आप, तो बोलोगे भाई कि पैसा लिमिटेड दिया है घर वालों ने, और मुझे मेरे सारा महीने का खर्चा इसी पैसे से निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पैसे का प्रबंधन करना पड़ेगा। बस यही देश में होता है और यही विश्व में होता है और यही आपके और हमारे घरों में भी तो होता है। यानी कि होता क्या है कि वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है कि संसाधन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो हुआ क्या कि जनसंख्या जब बढ़ गई और संसाधन क्या हो गए, कम, तो इकोनॉमिक्स की जरूरत महसूस होने लगी एक लार्जर लेवल पे। क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक्स इन बचे हुए संसाधनों का इस तरीके से क्या करता है, प्रबंधन करता है, ताकि आपकी और हमारी और इस बढ़ी हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो मेरा क्वेश्चन घूम के वहीं आता है क्या,
कि अर्थशास्त्र की क्या आवश्यकता है, तो आप बोलोगे संसाधन क्या है, सीमित है, जनसंख्या क्या है, ज्यादा है, और इन्हीं सीमित संसाधनों से इस बढ़ी हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करना है तो प्रबंधन करना पड़ेगा। और यही प्रबंधन कौन करेगा, इकोनॉमिक्स करेगा। कौन करेगा इस प्रबंधन को, इकोनॉमिक्स करने वाला है। ठीक है, अब जो मैंने आपसे बोला क्या कि वर्ल्ड के अंदर क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ जा रही है, संसाधन कम है, इस पर सबसे पहले फोकस करने वाला इकोनॉमिस्ट था, इनका नाम था माल्थस। क्या नाम था इनका, माल्थस नाम था। अब माल्थस ने क्या कहा वो देखिए। माल्थस ने दिया एक वर्क, माल्थस सिद्धांत, उनमें उन्होंने बेसिकली कहा कि विश्व की जनसंख्या की वृद्धि मल्टीप्लाई हो रही है, गुणज में जा रही है, लेकिन संसाधनों की यदि वृद्धि भी कर रहे हैं तो वो सामान्य वृद्धि है। कैसी है, सामान्य वृद्धि है, जिसके चलते विश्व में संसाधनों की कमी होती जा रही है। एग्जाम्पल से समझू तो देखिए, अकॉर्डिंग टू माल्थस पॉपुलेशन ग्रोथ इज मच हायर देन रिसोर्स ग्रोथ रेट, यानी रिसोर्स का जो ग्रोथ हो रहा है, संसाधन जो बढ़ रहे हैं वो कम गति से बढ़ रहे हैं, लेकिन जनसंख्या हो रही है क्या, मल्टीप्लाई, ज्यादा गति से बढ़ रही है। देखो कैसे, मैंने यहां लिखा है रिसोर्स यानी कि संसाधन, और यहां लिखा है जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन। पहली जनरेशन की यदि बात करते हैं तो पहली जनरेशन में हमारे पास संसाधन क्या हुआ, 2 में 2 संसाधन और बढ़े और हो गए क्या 4। कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जनसंख्या भी क्या हो रही है, 2 गुना 2 होने के बाद वो भी क्या हो रही है 4। तो पहली जो जनरेशन आ रही है उसको कोई समस्या नहीं हो रही है, चाहे कितनी क्या हो जाए, पॉपुलेशन बढ़ जाए, चाहे कितना क्या हो जाए, संसाधन बढ़ जाए। लेकिन सेकंड जनरेशन जब आई तब क्या हुआ, 4 में अब आप क्या करोगे, 2 जोड़ोगे, संसाधन क्या हो रहे हैं प्लस, सामान्य गति से वृद्धि कर रहे हैं, तो संसाधन कहां पहुंचे 6 पर, लेकिन जो जनसंख्या है वो क्या हो रही है, गुणा में हो रही है, तो 2 गुना, अब 4 गुना जब आप 2 करोगे तो संसाधन कितने हो गए 8। अब यहां आप एक बार स्थिति चेक करो, 6 और 8, यानी आपके पास में क्या हो गया, जनसंख्या हो गई 8, संसाधन क्या रह गए 6, यानी अब लोगों को क्या है, संसाधन के लिए मारा मारी होना स्टार्ट हो गई। अब एक जनरेशन और आई फिर से, अब क्या हो रहा है आपका, आपने क्या किया, 6 में फिर से 2 ऐड किए और संसाधन क्या हो गए आपके पास 8, लेकिन इस बार जनसंख्या क्या हो गई 16। 8 गुना 2 16 हो गई, और ये एक खतरनाक भयावह स्थिति किसके पास हो गई, पूरे विश्व के पास हो गई। इसलिए माल्थस वो पहला व्यक्ति था जिसने कहा विश्व में जनसंख्या की वृद्धि दर, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है, इसके बराबर में हम लोग संसाधनों में वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं, और यदि हम संसाधनों में वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं तो हमें संसाधनों का प्रबंधन करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, यानी इकोनॉमिक्स पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। क्या, अर्थशास्त्र के जनक यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। जब भी आप कभी फादर की बात करते हो तो बच्चे एक चीज याद रखना, ऐसा नहीं होता है कि सबसे पहले इकोनॉमिक्स तभी आई जब एडम स्मिथ ने बोला कि भाई इकोनॉमिक्स आई। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले अरस्तु ने कहा कि भाई साइंस आई कि तभी साइंस या बायोलॉजी आई, ऐसा नहीं होता है। सब्जेक्ट पहले से होता है, पहले से चल रहा आ रहा होता है, लेकिन कोई एक विशेष व्यक्ति उस पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है पूरे विश्व का, जिससे उस सब्जेक्ट को पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से क्या कह सकते हैं, नाम जाना जाता है, और जब जान लिया जाता है, उसकी आवश्यकता महसूस कर ली जाती है, तो उसके बारे में फर्दर रिसर्च होने लगती है, उसकी महत्वपूर्णता बढ़ जाती है। तो ये जो महत्वपूर्ण स्तर इकोनॉमिक्स को जिसने दिलवाया, उनका नाम था क्या, एडम स्मिथ। क्या नाम था, एडम स्मिथ। हुआ क्या, एडम स्मिथ की 2 किताबें जो जनरल एग्जाम में बहुत प्यार से पूछी जाती है कि ये 2 किताबें किसने लिखी है। पहली जो किताब है जो इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है, लेकिन चूंकि वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने लिखी है तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। बुक का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट। थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट। बेटा बुक्स के नेम कभी चेंज नहीं होते हैं, तो आप सिंपली इसको ऐसे ही लिख पाओगे, थ्योरी ऑफ सेंटिमेंट। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी तो इंग्लिश करना चाहिए, और मुझे लगता है इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों पे थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए। इवन में साइंस में भी ऐसा ही होता है कि यदि आपकी थोड़ी बहुत दोनों सब्जेक्ट पे कमांड है तो आप जल्दी सीख पाओगे, और इस लेवल पे मैं आपसे इतना करती हूँ कि थोड़ा बहुत इंग्लिश आप डेफिनेटली समझ पाओगे। वैसे मैं भी हिंदी में ही पढ़ाना प्रेफर करती हूँ, तो मैं हिंदी में ही आपको अधिकतर
पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों। दूसरी जो उसकी बुक है जो इकोनॉमिक्स से संबंध रखती है वो है वेल्थ ऑफ नेशन। बुक का नाम क्या है आपका? वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है इसका? वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन या तो नाम सिंपल ही आ जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी? तो आपका आंसर क्या रहेगा? एडम स्मिथ ने लिखी। किसने लिखी? एडम स्मिथ ने लिखी। और इस बुक के नीचे छोटा सा टाइटल भी पड़ा हुआ था। बुक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। नीचे छोटा सा नाम लिखा हुआ था क्या? एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। कि किसी भी नेशन, देश की वेल्थ के क्या कारण है, किसी भी देश के धनी होने के क्या कारण है, या किसी भी देश को धनी कैसे बनाया जा सकता है। जब हमें कारण पता होंगे तभी तो हम देश की वेल्थ में क्या करेंगे? इंप्रूवमेंट करेंगे। यानी किसी ने फर्दरली पहली बार इकोनॉमिक्स पे फोकस किया, वो कौन थे? एडम स्मिथ। और अपनी किस किताब के थ्रू किया? तो बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन एंड इंक्वायरी इनटू नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है बच्चों। तो याद रखना ये किताब का नाम क्या है आपका? वेल्थ ऑफ नेशन। बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन में पूछेगा तो उसका डिस्क्रिप्शन भी नीचे आपको दे देगा, तब आप याद रखिएगा एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। वैसे जनरली वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से ही बुक का नाम पूछा जाता है। ठीक है बच्चों। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स समझ में आया। अब मैंने यहाँ साइड में एक चीज लिख रखी है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्या लिखा है मैंने? क्लासिकल इकोनॉमिक्स। इसके बारे में बात करूं तो पहले यदि हम इकोनॉमिक्स को किन दो पार्ट में बांटते हैं, क्यों बांटते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा आधुनिक अर्थशास्त्र। ठीक है, आधुनिक अर्थशास्त्र। क्लासिकल इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को पढ़ने के एस्पेक्ट से जनरली दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक को बोलते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स और एक को बोलते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मतलब ऐसा था कि जब शुरू में इकोनॉमिक्स बनी तो फोकस जनरली रहता था किसी भी देश का सिर्फ खुद पे या किसी भी कंपनी का सिर्फ खुद पे। ठीक है। यानी वो बात करते थे यदि मैं खुद का डेवलपमेंट कर लेती हूं तो पूरे देश का ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट हो जाएगा। या फिर ये बोला जाता था कि यदि मेरे देश में कुछ हो रहा है या विदेश में कुछ हो रहा है उससे मेरे देश को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। यानी पड़ोसी यदि लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, मर रहे हैं तो मेरे घर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बोलता है कौन? क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, स्पेशली बात करूं तो 1936 के बाद में कैसे घटना हुई, जिसे मैं अभी आपको बताऊंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। उसके बाद सबका थॉट प्रोसेस बदल गया, सबकी सोच बदल गई। उन्होंने बोला कि बस मेरे घर में क्या हो रहा है या फिर मेरे बाहर वालों के कुछ ना होने से मेरे घर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। इमेजिन कीजिए आपके साइड में कोई एक ऐसा पड़ोसी है जो ड्रिंक करता है, लड़ता भिड़ता रहता है, सुबह शाम ऑफिस नहीं जाता है, कोई काम नहीं करता है, क्या आपके घर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा डेफिनेटली। तो इसी चीज की बात उन्होंने की किस पे? देश लेवल पे। कि यदि आप ये सोचो कि बस मैं ब्रिटेन के अंदर सारे उपनिवेशों से पैसा निचोड़ के अपने देश में भर लूं और पूरे देश भले ही गरीब रहे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो मेंटालिटी है, ये आपको क्या करनी पड़ेगी? चेंज करनी पड़ेगी। और यहीं से कॉन्सेप्ट आया किसका? मॉडर्न इकोनॉमिक्स का, जिसने कहा अपना डेवलपमेंट तो करो लेकिन आसपास के डेवलपमेंट की भी थोड़ी सी फिक्र करो, क्योंकि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो वो आपको प्रभावित करेगा। कैसे करेगा? एक एग्जांपल के तौर पर देखिए, यदि कुछ बड़े देश जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, अच्छे से डेवलप हो गए और बहुत सारे ऐसे देश जो डेवलप नहीं हुए, अफ्रीका हुआ, एशिया के बहुत सारे देश हुए, तो इनमें क्या हुआ? टेररिज्म, आतंकवाद फैला। कि आतंकवाद से ये जो डेवलप्ड देश है, अमेरिका जैसे और ब्रिटेन जैसे, प्रभावित नहीं हुए? डेफिनेटली हुए। यदि वो शुरू से ध्यान रखते, अपने डेवलपमेंट के साथ साथ बाकी देशों के विकास के बारे में भी सोचते, वहां भी एजुकेशन की फिक्र करते, गरीबी की फिक्र करते जो अब करते हैं, है ना, यदि इन सब चीजों की फिक्र करते तो वहां टेररिज्म डेवलप होता क्या? आतंकवाद उत्पन्न होता? नहीं होता। ठीक है। तो टोटल मिला के कहानी ये कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स ये बोलती है सिर्फ अपने बारे में ना सोचा जाए, आसपास के अन्य घरों के बारे में या अन्य देशों के बारे में या पूरे विश्व कल्याण की जो बेसिक फिनोमिना क्रिएट करता है वो करता है कौन? मॉडर्न इकोनॉमिक्स। कौन करता है? मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो जब मैंने बात की किसकी? क्लासिकल इकोनॉमिक्स, उसके फादर थे कौन? एडम स्मिथ। तो इकोनॉमिक्स ऑफ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के जनक भी कौन है? एडम स्मिथ। और आपकी जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है यानी कि शास्त्रीय अर्थशास्त्र है, उसके भी जनक कौन है? एडम स्मिथ। इसलिए मैंने दोनों नाम बच्चों एक साथ लिख दिए थे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड क्लासिकल इकोनॉमिक्स, यानी शास्त्रीय अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र के जनक, दोनों में कौन आंसर आएगा? एडम स्मिथ।
यदि मैं बात करूं मॉडर्न इकोनॉमिक्स की, जिसकी मैंने बात की, जो पूरे वर्ल्ड की बात करता है, विश्व जन कल्याण की बात करता है, वर्ल्ड के वेलफेयर की बात करता है, तो वो है कौन? जेएम कीन्स। ठीक है, ये फिनोमिना, ये थ्योरी या इसके बारे में पहली बुक जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? जेएम कीन्स, जिनका पूरा नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। क्या नाम है? जॉन मेनार्ड कीन्स। मैं हिंदी में भी लिख देती हूं, जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं बात इनकी फेमस बुक जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने लिखी और जो किसको सपोर्ट करती है? क्लासिकल इकोनॉमिक्स को, शास्त्रीय अर्थशास्त्र को सपोर्ट करती है। उसका नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन, या आधा बचा हुआ नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936। यदि इस बुक का नाम ना याद नहीं कर पा रहे हो तो याद मैं करा दूंगी, टेंशन मत लो, क्योंकि 1936 के आसपास जो भी समस्याएं हुई उन्हीं समस्याओं का सॉल्यूशन इस बुक में था। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की समस्या का सॉल्यूशन इसने दिया, पैसे से ब्याज कैसे कमाया जाए इसकी समस्या का सॉल्यूशन भी किसने दिया था? जॉन मेनार्ड कीन्स ने। इसलिए इनकी बुक का नाम बड़ा सिंपल है, वही सही लिखा है जो हमारे उस वक्त की समस्या थी। और अब मैं बात करूंगी वो समस्या क्यों आई और कैसे इन्होंने हमें उस चीज से निकाला। ठीक है, अच्छा, शास्त्रीय अर्थशास्त्र एक छोटी सी बात और कहता है कि सप्लाई कर दो, डिमांड अपने आप क्रिएट हो जाएगी, यानी कि आप पूर्ति कर दो, मांग स्वयं पैदा हो जाएगी। कैसे? ब्रिटेन वालों ने पहले बोला कि कपड़े जो बेसिकली आप और हम पहनते थे वो पहनते थे क्या? सूती। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये नहीं देखा कि किसको कपड़े की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने सिंपल जो आपका कपड़ा था, जिसको बोलते हैं नायलॉन का कपड़ा, या फिर बेसिक सिंपल जो कपड़ा होता है, ऊन का जो कपड़ा होता है, या हल्की सादे जो थ्रेड होते हैं, धागे का जो कपड़ा होता है, वो बनाना स्टार्ट कर दिया। उस वक्त उन्होंने ये नहीं देखा कि डिमांड क्या है, उन्होंने सिर्फ सामान बना दिया और हम लोगों ने क्या किया? डिमांड अपने आप क्रिएट कर ली। हमारे यहाँ पे साबुन नहीं चलता था, मुल्तानी मिट्टी यूज करते थे पुराने जमाने में। ठीक है, लेकिन उन्होंने जब साबुन बना दिया, यानी कि उन्होंने क्या कर दिया? प्रोडक्ट बना दिया, तो हमने डिमांड खुद क्रिएट कर ली। तो ये क्या था? पुरानी इकोनॉमिक्स ऐसा बोलती थी कि आप सामान बना दो, जनता खुद खरीद लेगी। ठीक है, तो वही बात कर रहा है क्या आपकी क्लासिकल इकोनॉमिक्स की पूर्ति स्वयं अपनी मांग प्राप्त कर लेती है, यानी आप कोई भी सामान बना दो, उसकी मांग अपने आप जनरेट हो जाती है। कहां? किसी भी चीज के मार्केट में। ठीक है, अब बात आई मॉडर्न इकोनॉमिक्स की। मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोलती है कि जिस चीज की मांग हो, जिसको जनता चाह रही है, उसी सामान का उत्पादन किया जाए। अब आप बोलोगे ये कैसे? यदि मैं बहरहाल के जमाने की बात करूं तो जनता चाह रही है कि कोरोना फैला हुआ है, हमें वैक्सीनेशन चाहिए। तो ये क्या है? आपकी और मेरी क्या है? आवश्यकता है। और उसके आधार पर क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है किसका? कोरोना के वैक्सीन, टीके का। आप और हम चाह रहे हैं कि विश्व में प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, तो हमारे घरों में या विश्व के अंदर या हमारे देश के अंदर एयर प्यूरिफायर होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि आजकल कंपनियों ने एयर प्यूरिफायर बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि जिस चीज की डिमांड है, जिसको आप और हम चाहते हैं अपनी जिंदगी में, वही सामान कौन बना रही है? कंपनी बना रही है। और ये कैसी थ्योरी है? तो बोलोगे अब ये आधुनिक अर्थशास्त्र की अवधारणा है, ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जिसके फादर कौन है? आपके जॉन मेनार्ड कीन्स या जेएम कीन्स है। ठीक है, अब मैं आपको बात करूं 1936 के एक रिसेशन की, उससे पहले थोड़ी सी डेफिनेशंस ले लेती हूं। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि किसने इकोनॉमिक्स को क्या कहा या किसके शब्दों में इकोनॉमिक्स में ये वाक्य दिया गया है। तो एक थे प्रोफेसर सैमुअलन। प्रोफेसर सैमुअलन ने कहा कि अर्थ से शास्त्र जो है कला समूह में प्राचीनतम है, यानी कि ये प्राचीनतम कला है। क्या कला प्राचीनतम है? प्रबंधन करने की कला, किसी भी चीज को बचाने की कला। जैसे आपने खाना बनाया, उसको कैसे प्रिजर्व किया, ये तरीके की क्या हो गई? कला हो गई, है ना। तो उसी की बात कर रहे हैं। अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम, विज्ञान समूह में नवीनतम है, क्योंकि विज्ञान क्या करता है? हमारे क्या समस्याओं का समाधान करता है। तो बहरहाल सबसे ज्यादा समस्याओं का समाधान कौन कर रहा है? इकोनॉमिक्स कर रहा है, और सभी सामाजिक विज्ञान की रानी है। तो मैंने सबसे पहले कहा था कि आपकी और हमारी सामाजिक जिंदगी का सबसे बड़ा भाग क्या है? इकोनॉमिक्स है। तो ये डेफिनेशन किसने दी? प्रोफेसर सैमुअलन ने। क्या बोला? अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम, विज्ञान समूह में नवीनतम, और सामाजिक विज्ञान की क्या है? रानी है।
इंग्लिश में मैं बात करती हूं तो इकोनॉमिक्स इज द ओल्डेस्ट ऑफ आर्ट, न्यूएस्ट ऑफ साइंस एंड इंडीड द क्वीन ऑफ सोशल साइंस। ठीक है बच्चों, आप चलते हैं अगले डेफिनेशन पे। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा? अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। अर्थशास्त्र क्या करता है? मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी कि जो डेली लाइफ में आप और हम करते हैं, सोचते हैं, करना चाहते हैं या जो करके आए हैं, उन सब चीजों का एनालिसिस करता है कौन? इकोनॉमिक्स करता है, क्योंकि उन्हीं चीजों का एनालिसिस करके वो पैटर्न तैयार करेगा कि फ्यूचर में इसको मनुष्य को क्या आवश्यकता हो सकती है या वर्तमान में मनुष्य की क्या आवश्यकता है। एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी है, उन्होंने भी क्या बोला? एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड अ कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने भी बात करी किस चीज की? उन्होंने बोला कि भाई किसी भी देश की वेल्थ, धन, संपदा, समृद्धि किस तरीके से बढ़ती है, उसके क्या क्या कारण हैं, ताकि उनको पहचान के हर देश क्या कर सके? अपनी संपदा में वृद्धि कर सके, उसको बढ़ा सके। ठीक है, ये बुक लिखी गई थी 1776 में। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले पे। रॉबिन्स की मैं बात करूं तो रॉबिन्स ने 1935 में क्या कहा कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार और उसकी आवश्यकता, सिद्धांतों एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोगों के बीच का एक संबंध बताता है। तो इन्होंने सारा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन का मिक्सअप आपको दे दिया। क्या कह रहा कि मानव जरूरी है, उसके को चाहिए क्या, ये जरूरी है, उसको ये सब मिलेगा किन किन सिद्धांतों के थ्रू, उसकी बात कर ली, और क्या क्या उसके पास संसाधन उपलब्ध है इसकी बात कर ली, यानी एक ओवर इकोनॉमिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन दे दी। किसने? रॉबिन्स ने। तो आप नाम से याद रखिएगा किसने कौन सी डेफिनेशन दी, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा है कि इकोनॉमिक्स क्या है? मानव व्यवहार और उसकी आवश्यकता, सिद्धांत एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोगों के बीच का संबंध है। तो आप बोलोगे किसने कहा है? रॉबिन्स ने 1935 में ये डेफिनेशन दी थी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं थोड़ा आगे। क्या अर्थशास्त्र को मुझे पढ़ना है? अर्थशास्त्र बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अर्थशास्त्र मेरे और आपके घर की बात भी कर रहा है, किसी कंपनी के बारे में भी बात कर रहा है, और अर्थशास्त्र विश्व की बात भी कर रहा है। तो एक बात बताओ, मेरे घर में जिस तरीके से प्रबंधन होगा या किसी कंपनी में जिस तरीके से प्रबंधन होगा, पूरे विश्व में क्या उन्हीं नियमों को अप्लाई किया जा सकता है? नहीं, वो पूरे विश्व में उन नियमों को अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने क्या किया? इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक के अंदर बोला कि हम बात करेंगे किसी देश की और पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की। दूसरे के अंदर बात किया कि मनुष्य की बेसिक आवश्यकताएं क्या है, या कोई कंपनी किस तरीके से लाभान्वित हो सकती है या ज्यादा लाभ कमा सकती है, प्रबंधन कैसे करती है, इन उसको डिवाइड कर दिया अलग। तो उन्होंने दो पार्ट की बात करी। एक को बोला उन्होंने मैक्रो, जो बात करेगी पूरे विश्व की या पूरे देश के संसाधनों की। एक बनाया माइक्रो, यानी कि उसने बात करी किसकी? किसी छोटे स्तर पर उपलब्ध कोई कंपनी, कोई संस्था किस तरीके से धन कमा सकती है, किस तरीके से संसाधनों का प्रबंधन कर सकती है। मैक्रो का मतलब होता है समष्टि। समष्टि मतलब समस्त, पूरा विश्व क्या है? समस्त है। पूरा देश क्या है? सारी कंपनियों का एक कंबाइंड कॉम्बिनेशन है। माइक्रो को कहा जाता है क्या? व्यष्टि। तो समष्टि मतलब समस्त यानी कि मैक्रो, और आपके पास में क्या बचा? व्यष्टि यानी कि माइक्रो। हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चे सिंपल याद रख सकते हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा, माइक्रोस्कोप से जिसे देखते हैं। तो जो किसी छोटे पार्ट की बात करे वो व्यष्टि अर्थशास्त्र हुआ, और जो पूरे का कंबाइंड बात करे, विश्व की बात करे या देश की बात करे, तो वो हो जाता है हमारा क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं उसके बारे में हम देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम एकाकी चर का अध्ययन करते हैं। एकाकी चर मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था, रिलायंस हो गया, अंबानी हो गया, अंडानी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, कोई भी कंपनी हो गई, यदि इस एक कंपनी का अध्ययन कर रहे हैं कि ये कंपनी कैसे बेहतर हो सकती है या कैसे ज्यादा लाभ कमा सकती है, या इसको यदि नुकसान हुआ है तो क्यों हुआ है, उसके बारे में ऑल ओवर स्टडी कर रहे हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एकाकी चर की बात कर रहे हैं, यानी कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कहता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम एकाकी चर का अध्ययन करते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी डिस्कस द सिंगल वेरिएबल। क्या बात करते हैं? एक एकाकी चर की बात करते हैं। बात करते हैं मैक्रो की। समष्टि अर्थशास्त्र में हम एकाकी घटकों को संपूर्णता के साथ पढ़ते हैं। कैसे?
हमारे देश में अंबानी भी है, अंडानी भी है, टाटा भी है, गवर्नमेंट की महारत्न नवरत्न कंपनी भी है। इन सबको मिला के हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कितना इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इसकी यदि हम बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। इन सबको इकट्ठा करके एक साथ पढ़ रहे हैं। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी डिस्कस द एग्रीगेट, सब कुछ मिला के, एग्रीगेट मतलब सब कुछ मिला के, एग्रीगेट फंक्शन ऑफ सिंगल इकोनॉमिक वेरिएबल। तो हम मैक्रो के अंदर जो सिंगल इकोनॉमिक वेरिएबल है, यानी जो कंपनीज हैं, उनको मिला जुला के डिस्कस करते हैं, तो वो किसका पार्ट बन जाती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम किसी कंपनी, संख्या इत्यादि का, संख्या नहीं बच्चों, ये संस्था है, किसी कंपनी या संस्था के इत्यादि का अध्ययन करते हैं जो किसी संपूर्ण या बड़ी संस्था का भाग होती है। यानी बड़ी संस्था क्या हो गई? या तो विश्व की संस्था हो गई, विश्व अर्थव्यवस्था हो गई, या देश की अर्थव्यवस्था हो गई। मैक्रो की बात करती हूं मैं तो समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो मुझे लगता है ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। तो अभी तक 3 चीजों के फादर हो गए इकोनॉमिक्स में। एडम स्मिथ किसके? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का जनक कौन थे? आपके एडम स्मिथ। ठीक है, वही हमने बात की थी किसकी? क्लासिकल इकोनॉमिक्स यानी कि शास्त्रीय अर्थशास्त्र के भी जनक कौन थे? एडम स्मिथ। शास्त्रीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। और फिर वही मैं बात करती हूं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक भी कौन है? आपके एडम स्मिथ। ठीक है बच्चों, तो ये 3 चीजें यहां पे याद रखना। वहीं जेएम कीन्स हम 2 बार पढ़ चुके हैं। जॉन मेनार्ड कीन्स, हमने बोला था कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स यानी आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? हमारे जेएम कीन्स। और आपके समष्टि अर्थशास्त्र के जनक भी कौन है? आपके जेएम कीन्स। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल की बात करो कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़े, कौन से टॉपिक आएंगे इकोनॉमिक्स के, तो याद रखिएगा बच्चों। डिमांड यानी कि मांग, सप्लाई यानी कि आपूर्ति, रेवेन्यू यानी कि राजस्व, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन। तो ये सारे जो टॉपिक होते हैं वो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, और 12th क्लास में जिन्होंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है उन्होंने ये सारी चीजें पढ़ी होगी। लेकिन एक अच्छी छोटी सी पॉजिटिव बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, स्पेशली जितने भी हायर एग्जाम्स की तरफ आप मूव करते चले जाओगे, वहां माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन डिस्कस नहीं किया जाता है। ठीक है, उससे बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। वैसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करेंगे, लेकिन उस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको उस लेवल पे पूछा भी नहीं जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा एक आपसे एक्सपेक्टेशन रहती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स समझना मुझे लगता है दोनों ही, जिनका सिलेबस है, जिन्होंने पढ़ रखा है, उनके लिए भी उतनी ही मुश्किल है जितनी आप लोगों के लिए मुश्किल है। ठीक है, लेकिन फिर से मैं बात करती हूँ, मैंने जब फर्स्ट चैप्टर आपको कवर अप कराया था इकोनॉमिक्स के टर्म्स वाला, मैंने कोशिश की थी मैं एक ओवरव्यू आपको दे दूं, क्योंकि वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक अच्छा बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। ठीक है बच्चों, अब मैं बात करती हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। यानी देश के अंदर आपने कभी कभी शब्द सुने होंगे जीडीपी, जीएनपी इत्यादि इत्यादि। मैंने पिछले शायद आपके इकोनॉमिक्स टर्म्स वाले चैप्टर में कवर भी कराया है। हम बजट की बात करेंगे और मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति की, हमारे देश में पैसा किस तरीके से मैनेज किया जाए, इसकी बात हम करेंगे, जिसको आरबीआई करता है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे। यह एक छोटा सा नोट है जो इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर अलग अलग हैं। माइक्रो के एडम स्मिथ हैं, मैक्रो के यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के जेएम कीन्स हैं। लेकिन ये शब्द ना तो एडम स्मिथ ने दिया है और ना ही ये शब्द किसने दिया है, जेएम कीन्स ने दिया। ये शब्द दिया किसी तीसरे बंदे ने, और उस तीसरे बंदे का नाम है आपका क्या, रैगनर फ्रिंज। क्या नाम है इनका, रैगनर फ्रिंज। ठीक है, तो आपसे यदि पूछते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र व व्यष्टि अर्थशास्त्र शब्द किसने दिया है, तो आपका आंसर क्या रहेगा उस कंडीशन में, रैगनर फ्रिंज। ठीक है, अब मैं उस रिसेशन की बात करने वाली हूं आपसे, जिसमें मैंने कहा था कि पूरे विश्व की सोच बदल के रख दी कि भाई सिर्फ अपने देश का कल्याण करने से कुछ नहीं होगा। जिसको जो कौन सी सोच पे मूव कर गया, मॉडर्न इकोनॉमिक्स, आधुनिक अर्थशास्त्र वाली सोच क्यों आई, किस घटना से आई, उसकी बात मैं आप करूंगी। ठीक है, तो यहां से जन्म हुआ किसका, आधुनिक अर्थशास्त्र का,
मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जन्म होगा इस घटना से। अब ये घटना क्या थी, हम पहले उस पर बात करेंगे, ठीक है बच्चा। और यदि मैं फादर की बात करूं तो आपको पता होगा कौन थे, जेएम कीन्स थे, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। अब हुआ क्या था वो देखिए। अब हुआ क्या कि सन 1929 के आसपास की बात है, ठीक है। आपका जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था वो होके निपटा था और हम लोग थोड़े से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ मूव कर रहे थे। उसी टाइम के बीच में जो अमेरिका जो था, अमेरिका के अंदर अचानक से तो नहीं कहेंगे, बहुत सारी घटनाओं के बाद हुआ था। अमेरिका के अंदर धीरे धीरे उनका जो शेयर मार्केट है वो क्रंच होने लगा। क्रंच होने का मतलब होता है सिकुड़ने लगा। वहां पे रोजगार क्या होने लग गए, कम होने लग गए। ऐसा जब 1 या 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक चलता रहा तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है, शेयर मार्केट है, वो कोलैप्स कर गया। कैसे, देखो बच्चा। यदि किसी देश के अंदर उत्पादन कम हो गया, धीरे धीरे किसी देश के अंदर उत्पादन क्या हो गया, कम हो गया। जब उत्पादन कम हो जाएगा तो बाजार में कम बिकेगा, ठीक है। बाजार में कम बिकेगा तो उसके बदले में जो पैसा आ रहा है कंपनी के पास वो भी क्या आएगा, कम आएगा। यदि कंपनी के पास पैसा कम आएगा तो वो कच्चा माल क्या खरीदेगी, कम खरीदेगी। जब वो कच्चा माल कम खरीदेगी तो क्या हुए, लोगों जो कच्चे माल को सामान बनाने में लोग लगे हुए थे वो भी क्या होंगे, कम चाहिएंगे। तो लोग क्या होने लग गए, बेरोजगार। देश का उत्पादन क्या होने लग गया, कम। जब कंपनी वाले ज्यादा कमाते हैं, जो अब नहीं कमा रहे हैं लेकिन पहले जब कमाते थे, तो उसमें से कुछ वो बचत करते थे और कुछ को क्या करते थे, निवेश करते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे दूसरी कंपनी खोलने के लिए। जिससे क्या होता था, देश की अर्थव्यवस्था को पॉजिटिवली इंपैक्ट मिलता था कि नई कंपनी खुल रही है तो और लोगों को रोजगार मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था को प्रभाव मिलेगा। लेकिन 1929 से ऐसा सब कुछ होना क्या हो गया, बंद हो गया। लोगों के पास में क्या, उत्पादन कम होने लगा कंपनियों के पास, लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए हैं, ठीक है। देश की अर्थव्यवस्था में कोई पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो गया, चारों चीजें क्या होने लग गई, कम होने लग गई। जब बेटा ऐसा कुछ महीनों के लिए रहता है तो उसको बोल देते हैं रिसेशन। यानी कुछ महीनों तक यदि आपके पास पैसा कम आ रहा है तो उसको आप बोल दो कि यार रिसेशन चल रहा है, मंदी चल रही है ना। लेकिन यही मंदी यदि सालों तक चल जाए तो उसको बोल देते डिप्रेशन। कैसे, यदि बहुत सालों तक आप और हम कमाई ना करें, रोजगार हमारा ना लगे, तो पहले जो मंदी है वो किसमें हो जाएगी, डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वैसा ही किसी देश के साथ हुआ। शुरुआत में जब ये आया 29 के आसपास तो सब लोगों ने इसको नाम दिया क्या, कि भाई मंदी चल रही है। क्या चल रही है, मंदी चल रही है। अब बाद में इसको नाम क्या दे दिया, महामंदी। इंग्लिश में बच्चे इसको बोलते हैं डिप्रेशन। हिंदी वाले लोग उसको सेम ही वर्ड यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चे इसको बोलते हैं क्या, डिप्रेशन, ठीक है। तो आपको यदि वर्ड डिफरेंस समझना है, रिसेशन का मतलब होता है कुछ महीनों तक तंगी, ठीक है, और डिप्रेशन का मतलब होता है कुछ सालों तक तंगी। तो हुआ क्या, वो देखिए। जब ये रिसेशन का टाइम आया तो अमेरिका की जीडीपी यानी उस देश की अर्थव्यवस्था 10% तक गिर गई, ठीक है। साथ में क्या हुई, लिक्विडिटी मतलब तरलता। क्या होती है तरलता, मैंने पिछले चैप्टर में बताई थी। वो पैसा जो आपके हाथ में है जिसे आप इंस्टेंटली क्या कर सकते हो, खर्च कर सकते हो, तरल कहलाता है, लिक्विडिटी कहलाती है। कैसे, एक एग्जांपल से समझो। आपके हाथ में मैंने पानी का ग्लास दिया, आपने उस ग्लास को उठाया और एक कटोरी में डाल दिया। अब उस ग्लास के पानी ने शेप किसकी ले ली, कटोरी की ले ली। अब आपने उसको उठाया और एक भगोने में डाल दिया, तब उसने किसकी शेप ले ली, भगोने की ले ली। आप कल को आपने उसको प्लेट में डाल दिया तो उसने किसकी शेप ले ली, प्लेट की शेप ले ली। यानी कि वो क्या है, तरल है। तरल का मतलब जिस बर्तन में डाल रहे हो वो उसका आकार ले रहा है, ठीक है। वैसे ही होता है आपकी जेब में रखा हुआ पैसा, ठीक है। कल को आपको पिज्जा खाना है या कुछ खाना ऑर्डर करना है तो पैसे पे करोगे। कोचिंग जाना है तो पैसों में पेमेंट करोगे, ठीक है। या फिर आपको कुछ और काम करना है तो पैसों में पे करोगे, जैसे कपड़े खरीदने, कुछ भी काम करना है। ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर्टी के पेपर लेके जाओगे, भाई मेरे प्रॉपर्टी के पेपर ले लो और गोलगप्पे खिला दो। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं होंगे। घर वाले बहुत मारेंगे और ऐसा करना भी मत, पिताजी बहुत पीटेंगे तुमको, है ना। तो कहानी इतनी सी है कि वो पैसा जो आपकी और हमारी जेब में है
और जल्दी से किस में कन्वर्ट हो सकता है, आपके किसी भी काम में आ सकता है, उसकी शेप ले सकता है, चाहे पिज्जा की शेप ले ले, चाहे कपड़ों की शेप ले ले, चाहे कोचिंग की शेप ले ले, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को घुमाने की शेप ले ले, किसी भी चीज की शेप ले ले, तो पैसा क्या कहलाएगा, आपका लिक्विड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तरल पैसा कहलाएगा। तो जब भी आपसे आगे से कोई पूछेगा तरलता क्या है, तो आप क्या बोलोगे, वो पैसा जिसे मैं तरल कर सकता हूं, किसी भी चीज में बदल सकता हूं। डेफिनेटली प्रॉपर्टी को आप नहीं बदल सकते हो, ठीक है, प्रॉपर्टी के कागज को आप तरल एकदम से नहीं कर सकते, आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो टोटल मिला के लिक्विडिटी वो जो आपके पास में खर्च करने लायक पैसा है। तो जब रिसेशन आया 1929 का, तो क्या हुआ, तरलता क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, तरलता, लिक्विडिटी कम हो गई, क्योंकि लोगों को इनकम ही नहीं हो रही थी, लोग तो बेरोजगार हो रहे थे, सैलरी मिल ही नहीं रही थी, तो तरलता क्या हो गई, कम। डिमांड क्या हो गई, कम। डिमांड कब जनरेट होती है, अब मैं कल को बोलूं भाई साहब मुझे तो 5,000 रुपए के कपड़े पहनने, वो कब बोलूंगी, जब मेरी जेब में 10,000 रुपए होंगे तभी तो बोलूंगी ना। तो डिमांड कब होती है, जब पैसा मेरे पास आ रहा होता है, इनकम हो रही होती है। तो लोग तो उस वक्त क्या हो रहे थे, बेरोजगार हो रहे थे, और जब लोग बेरोजगार हो रहे थे तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डिमांड क्या हो गई, कम। उत्पादन मैंने साफ साफ बताया, उत्पादन क्या हो रहा है, कम। जब सामान ही कम बिकेगा तो कंपनी वाले वैसे ही क्या करेंगे, सामान कम बनाएंगे, तो उत्पादन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और यदि ये सब कुछ कम हो रहा है तो देश की विकास दर, आपकी डेवलपमेंट रेट क्या हो जाएगी, जीडीपी क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। और बेरोजगारी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी बेटा, ये बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। बेरोजगारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बेरोजगारी प्लस 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 बढ़ती चली जाएगी। उस वक्त टाइम ऐसा आ गया था कि 40% लोग 1929 से इसके टाइम के बीच में 40% लोग बेरोजगार थे अमेरिका के। और उस वक्त तक अमेरिका और यूरोप जैसे देश क्या सोचते थे, बस अपनी जेब भर लो, अपना देश का डेवलपमेंट कर लो, बाकी सबका हमें क्या मतलब। तब जेएम कीन्स ने बोला कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। अब यदि आपके पास पैसा नहीं है और आप किसी दूसरे देश से हेल्प ले सकते थे, या किसी दूसरे देश के अंदर कंपनी स्थापित कर सकते थे, वहां से क्या कर सकते थे, बेनिफिट कमा सकते थे, लेकिन आपने तो क्या किया, सिर्फ अपना 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 सोचा, और क्या हो गया, तुम्हारा खुद का भी क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो यही वो घटना है 1929 से 36 के बीच का टाइम पीरियड, जिसे पहले रिसेशन कहा गया, वो कहा गया, और फिर बाद में ग्रेट रिसेशन या महामंदी या डिप्रेशन कहा गया। और इसके अंदर क्या हुआ, पूरी इकोनॉमिक जो आपकी अमेरिका की थी और लगभग यूरोप की मोस्ट ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई, वहां के लोग बेरोजगार हो गए, साथ ही साथ में क्या हो गया, वहां का उत्पादन कम हो गया, देश की विकास दर क्या हो गई, कम हो गई, लोगों के हाथ में सैलरी कम, यानी कि लिक्विडिटी यानी कि तरलता क्या हो गई, कम हो गई। तब फाइनली जेएम कीन्स आते हैं और वो बोलते हैं अब ये सब बंद करो और मॉडर्न इकोनॉमिक्स के बारे में सोचो, ठीक है, यानी कि आधुनिक अर्थशास्त्र के बारे में सोचो, यानी सिर्फ अपना मत सोचो, सबका सोचो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 3 बड़े मुद्दों पे फोकस किया कि एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाए, सिर्फ अपने देश में नहीं पूरे विश्व में, सिर्फ अपने देश में नहीं पूरे विश्व में, कि कंपनी सिर्फ अपने देश में मत लगाओ, पूरे विश्व में लगाओ। कच्चा माल यदि तुम्हारे देश का खत्म हो गया कोई बात नहीं, दूसरे देशों में तो है। यदि हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में तो कुछ है ही नहीं, वो तो हमारे देश का ही लेके जाते थे। तो उन्होंने बात किया कि पैसे से पैसा, इंटरेस्ट कैसे कमाओगे, यानी किसी ऐसे देश के अंदर पैसा निवेश करो जिससे आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। भारत के अंदर करो, अफ्रीका के अंदर करो, एशिया के किसी भी देश में करो जिससे आप फर्दर पैसा कमा सकते हो। और यहीं से डिप्रेशन पे काम होना शुरू हुआ और वर्ल्ड फाइनली डिप्रेशन से मुक्त हो जाता है 1936 के अंदर, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत बड़ा कोर्स था जहां लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि सिर्फ जो आपकी क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, जो शास्त्रीय अर्थशास्त्र है, उससे काम नहीं चलने वाला, आपको मॉडर्न इकोनॉमिक्स की तरफ मूव करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं आगे। एक शब्द आता है जो आपने सुना होगा, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, यानी कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। और मैं आपसे पूछूं दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप बोले इकोनॉमिक्स भी वही है, इकोनॉमी भी वही है, बहुत सारे बच्चों को सेम ही लगता है। यानी अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, तो बच्चा बेसिक समझो। जब मैंने वर्ड कहीं बोला क्या, अर्थशास्त्र, मैंने क्या बोला, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक शास्त्र है, शास्त्र मतलब नियम कानूनों का एक संग्रह है, सिद्धांतों का एक संग्रह है। क्या है ये, सिद्धांतों का संग्रह है, जिसके अंदर बहुत सारे सिद्धांत लिखे हुए हैं कि बेरोजगारी कैसे कम की जाए, लोगों का जिंदगी कैसे आसान बनाई जाए, और क्या निर्धनता कैसे कम की जाए, तो इत्यादि इत्यादि लिखा हुआ है, ठीक है। वही मैं बात करती हूँ किसकी, अर्थव्यवस्था की। किसकी बात कर रही हूं मैं अब, अर्थव्यवस्था की।
तो अर्थव्यवस्था इन्हीं सिद्धांतों का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। क्या है? प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, व्यवहारिक प्रयोग है। क्या है? व्यवहारिक प्रयोग है। तो अर्थशास्त्र में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारी समस्याओं का एक समाधान नहीं 10 समाधान लिखे हुए हैं। ठीक है, अब उनमें समस्याओं के समाधान में से कौन सा समाधान हमने अपने देश के लिए चुना और समाधान हमारे देश में लगने के बाद उसका क्या प्रभाव हुआ, वो क्या कहलाएगी? अर्थव्यवस्था। जैसे कि देखो, लोगों को रोजगार देने का एक ही तरीका है, ठीक है, और देश चलाने का एक ही तरीका है, उसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन वो जब चलाने का तरीका हमारे देश में इंप्लीमेंट हुआ तो क्या कहलाया? भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, लेकिन जब वो अमेरिका में इंप्लीमेंट हुआ तो क्या कहलाया? अमेरिकी अर्थव्यवस्था। और चीन में हुआ तो चीनी अर्थव्यवस्था। और आपको पता है तीनों अर्थव्यवस्थाओं में बहुत बहुत क्या है? डिफरेंस है। इनको चलाने के तरीके में क्या है? डिफरेंस है। तो सबकी समस्या एक है, उनकी समस्या का सॉल्यूशन कहां लिखा हुआ है? अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। लेकिन उसको व्यवहारिक रूप से जब हमने इंप्लीमेंट किया, लागू किया अपने देश में, तो उसका प्रभाव जो अलग अलग आया, वो जो प्रभाव अलग अलग आया वही आपका क्या कहला रहा है? अर्थव्यवस्था, यानी कि क्या कहला रहा है? आपका इकोनॉमी कहला रहा है। ठीक है, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, चाइना की हो गई इकोनॉमी, या अमेरिकन इकोनॉमी, तो ये सारे क्या हुए? इकोनॉमी में। तो समझ में आपको अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र सिद्धांतों का एक संकलन है, वही अर्थव्यवस्था उनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, व्यवहारिक प्रयोग है। अब मैं पढ़ देती हूं उसके अंदर जो लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र जहां सीमित संसाधनों के अर्थपूर्ण प्रयोग, जनसंख्या की असीमित आवश्यकताओं को पूरा कैसे किया जाए इसकी बात करता है, वहीं अर्थव्यवस्था इस अर्थशास्त्र का क्या क्या है? व्यवहारिक प्रयोग है। तो अर्थशास्त्र क्या कह रहा है कि सीमित जो आपकी आवश्यकता है उसको पूरा कैसे किया जाए, यानी सिद्धांतों की बात कर रहा है। और वहीं अर्थव्यवस्था क्या कह रही है कि इसका व्यवहारिक प्रयोग किस तरीके से होगा और क्या आउटपुट आएगा, उसकी बात करेगा कौन? इकोनॉमिक्स। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे इकोनॉमी। अब आपको पता है इकोनॉमी क्या है ना? इकोनॉमी आपको पता है अर्थव्यवस्था क्या है कि व्यवहारिक प्रयोग है। तो व्यवहारिक प्रयोग करने के हिसाब से इकोनॉमिक्स को व्यवहारिक प्रयोग करने के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या क्या? सोशल इकोनॉमिक्स, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स और मिश्रित आपकी अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब बात करते हैं ये क्या होती है। बच्चों, समाजवादी अर्थव्यवस्था की जगह कई बार आपने राज्य अर्थव्यवस्था भी नाम सुना होगा। राज्य अर्थव्यवस्था यानी जिसको बोल देते हैं स्टेट इकोनॉमी। ठीक है, अब जब आप इस सिद्धांत की पॉलिटी में बात करोगे तो ये सिद्धांत अलग पड़ जाता है। वहां पे समाजवादी का जो शब्द का मतलब है वो अलग है, वो हमारे देश के लिए यूज किया जाता है। और राज्यवादी जो अर्थव्यवस्था है उसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए? चीन के लिए, रशिया के लिए, जहां पे कार्ल मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट जो चलता है उसके लिए किया जाता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है वो देखो। होता क्या है बच्चों, इकोनॉमिक्स में ये दोनों एक ही है। इकोनॉमिक्स में यदि बात करें तो ये दोनों एक ही है। कैसे? क्यों? देखो बेटा, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है वो बात करती है कि जब आपके देश की आर्थिक नीतियां, यानी कि आपके देश में विकास कैसे होगा, कैसे रोजगार दिया जाएगा, ठीक है, कहाँ कौन सी संस्था खोली जाएगी, यदि इन सब चीजों का निर्धारण कौन करती है? देश की सरकार करती है, तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का भाग हो जाती है। ठीक है, यानी कि आर्थिक नीतियां, चाहे वो पंचवर्षीय योजनाएं हो, चाहे रोजगार की बात करें, चाहे किसी भी चीज की बात करें, तो सब चीजों की बात में यदि डिसीजन कौन ले रहा है? सरकार ले रही है। तो वो किसकी बात हो गई? आपकी इकोनॉमिक्स में समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ छोटा सा फोकस करूंगी राज्य अर्थव्यवस्था पे। कार्ल मार्क्स ने 1818 से 1883, ये उसका लाइफ टाइम पीरियड है, इसने सबसे पहले राज्य अर्थव्यवस्था पे फोकस दिया था। ठीक है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कब हुआ? सन 1917 में रूस में क्रांति आई थी, इसको बोला गया था बोल्शेविक क्रांति। क्या बोला गया था? बोल्शेविक क्रांति। इस क्रांति के बाद में सोवियत संघ ने इसको इंप्लीमेंट किया था अपने देश के अंदर। ठीक है, वहां डिसीजन कौन लेते थे? वहां सरकार डिसीजन ना लेकर जो सारा ग्रुप होता था, एक बहुत बड़ा सारा ग्रुप होता था, वो इंप्लीमेंट करता था डिसीजन। ठीक है, वो एक तरीके की सरकारी होती थी, पर उसके अंदर मजदूरों का भी कोई ना कोई अपोनेंट होता था,
महिलाओं को डोमिनेट करने के लिए कोई होता था, डिनोट करने के लिए कोई होता था, मतलब समाज के हर वर्ग को एक तरीके से चलाने वाला एक बंदा वहां मुखिया अवेलेबल रहता था। ठीक है, और फाइनली जब बात करें तो सन 1949 में जब चीन आजाद हुआ है, और चीन ने भी कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई? अपनी राज्य अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक्स में यदि बात करते तो इन दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है, जनरली इन दोनों को एक जगह काउंट कर लिया जाता है, लेकिन पॉलिटी में इसी राज्य अर्थव्यवस्था को आजकल हम नक्सलवाद का रूप कहते हैं, उसका बिगड़ा हुआ रूप जो कहता है नक्सलवाद कहलाता है, और समाज अर्थव्यवस्था एक अलग चीज पड़ जाती है। मैं बात करूंगी इकोनॉमिक्स की, पॉलिटी की बात मैं नहीं करूंगी। ठीक है, पॉलिटी वाले जब हम लेक्चर्स करेंगे वहां मैं इसको अलग से डिस्क्राइब करूंगी। चूंकि इकोनॉमिक्स में इन दोनों को एक ही मानते हैं, क्योंकि डिसीजन चाहे राज्य की अर्थव्यवस्था वाली सरकार ले तब भी सरकार ही ले रही है, चाहे आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था वाली सरकार ले तब भी सरकार ले रही है। तो मेरे लिए दोनों क्या है? एक ही है, क्योंकि दोनों में नीतियां, पंचवर्षीय योजना कौन बना रही है? सरकार बना रही है। सरकारी कंपनियां कौन मैनेज कर रही है? सरकार कर रही है। ट्रेन कौन चला रही है? सरकार चला रही है। तो जितने भी अधिकतर काम सरकार कर रही है, तो मेरे लिए क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का ही पार्ट है। वहीं मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करूं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होते हैं जहां देश की जो आर्थिक नीतियां है, जो आपकी क्या बोलते रोजगार देने की नीति है या गरीबी कम करने की नीति है, इत्यादि इत्यादि, कोई भी नीति है उसको सरकार नहीं बनाती है, उसको कौन करती है डिसाइड? निजी कंपनी करती है। कि यानी किस चीज का उत्पादन होना है और कितना उत्पादन होना है, इस चीज का निर्धारण कौन करेगा? कंपनी करेगी। और ऐसा किन देशों में होता है? अमेरिका जैसे देशों में होता है, वहां सरकार इंटरफेयर नहीं करती। वहां सरकार क्या कर लेती है? डिफेंस अपने पास रख लेती है, यानी कि आपका रक्षा मंत्रालय उनके पास हो जाता है, विदेश मंत्रालय और क्या बोलते हैं वाणिज्य मंत्रालय, इस टाइप के बड़े बड़े मंत्रालय अपने पास रख लेती है। और बाकी पूरे देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो किसके हाथ में होता है? निजी क्षेत्रों के हाथ में होता है। तो इस टाइप की अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाएगा? पूंजीपति अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर बच्चे दो कॉन्सेप्ट आते हैं। यहाँ कुछ चीजें सरकार का क्या करती है? कंट्रोल करती है, और कुछ चीजों पे कंट्रोल किसका होता है? आपके प्राइवेट सेक्टर का होता है। जैसे कि जनरली यहाँ नीतियां प्राइवेट सेक्टर ही बनाती है, लेकिन सरकार उस पर निगरानी रखे हुए होती है। जैसे अंबानी ने फोन बनाया या अंबानी ने कल को तेल बेचना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उस तेल को बेचना स्टार्ट कर दे कोई समस्या नहीं है, पर उस तेल के रेट इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये सरकार निर्धारित करेगी। कल को हो सकता है कि भाई अनाज खरीद ले प्राइवेट कंपनी, जो हाल फिलहाल किसान बिल में लग भी रहा है, लेकिन उसके जो हाईएस्ट प्राइस होंगे वो कितने होने चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगी? सरकार करेगी। ठीक है, सरकार का इस चीज का ध्यान रखेगी कि रोटी कपड़ा जो आपकी बेसिक नीड्स है वो इतनी ज्यादा नहीं हो जानी चाहिए, उनके रेट इतने ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए कि आम लोग उसको अफोर्ड ना कर पाए। तो बेसिकली नियम कानून अपने रेट कौन डिसाइड कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। लेकिन सरकारी गवर्नमेंट क्या करती है? सरकार इस चीज का ध्यान रखेगी कि कितने ज्यादा ना हो जाए कि जो देश की आवश्यकता है उसकी पूर्ति ना हो पाए। तो वही ये कह रहा है कि आर्थिक क्रियाओं के महत्वपूर्ण भाग सरकार द्वारा व अन्य की निगरानी में निजी क्षेत्र द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो निजी क्षेत्र तैयार तो करता है, पर किसकी निगरानी में करता है? भारत सरकार की निगरानी में करता है। और साथ ही क्या करती है? कुछ काम सरकार करती है, जैसे कि मनरेगा हुआ। मनरेगा में सरकार ध्यान रखती है कि जो बेचारा व्यक्ति रोजगार नहीं पा रहा है उसको रोजगार प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, अंत्योदय योजना हो गई आपकी, ठीक है, गैस सिलेंडर की बहुत सारी हो गई, आपकी उज्ज्वला योजना हो गई। इन जैसी स्कीम के थ्रू भारत सरकार ध्यान रखती है कि देश के जो पिछड़े वर्ग हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनको देश के साथ में एक तरीके से कह सकते हैं देश के साथ चलाया जा सके, उनको उनकी नीड को पूरी किया जा सके। तो यहाँ क्या होता है हमारे देश की जैसी अर्थव्यवस्था में कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में देश की जो अर्थव्यवस्था है बेसिकली उसकी नीतियों का निर्धारण सरकार करती है, और बची हुई जो नीतियां है उसका निर्धारण कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर करता है, लेकिन भारत सरकार की निगरानी में। ठीक है बच्चों, अब चलते अगला। यहाँ पे जो उत्पादन होता है मांग व आपूर्ति सिद्धांत पर होता है आपका, यानी कि सोशलिज्म, यानी कि चाइना जैसी जो अर्थव्यवस्था है वहां पे उत्पादन किस चीज का किया जाएगा? जिस चीज की मांग होगी। ठीक है, तो बच्चों हमने बात की थी किसकी? सोशल इकोनॉमी की, कैपिटल इकोनॉमी की और मिक्स्ड इकोनॉमी की, तीनों देखा है हमने, है ना। अब हम बात करेंगे इनमें डिफरेंस क्या है, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम नीचे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब भी मैं शब्द लूंगी समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो इकोनॉमिक्स में समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर एक शब्द और इंक्लूड किया जाता है। वो कौन सा शब्द है? वो है बच्चों राज्य अर्थव्यवस्था। क्या है इसका नाम? राज्य अर्थव्यवस्था।
ये इसके जैसा ही होता है। किसके जैसा होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर ही होता है। बस राज्य अर्थव्यवस्था में जो सरकार बनती है वो लोकतंत्र से नहीं बनती, यानी इलेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होते, लेकिन जो डिसीजन है वहां कौन लेता है? सरकार लेता है। और हमारे यदि बेसिकली वैसे बात करें सोशल इकोनॉमी वगैरह में भी, तब भी सरकारी डिसीजन लेती है। तो राज्य अर्थव्यवस्था का छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ बताऊंगी। वैसे ये कॉन्सेप्ट पॉलिटी का है, आपका इकोनॉमिक्स से इसका रिलेशन नहीं है, पर बच्चे जब भी यहाँ समाजवादी वाला जो शब्द देखते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो जब पॉलिटी के सेक्शन में इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा, यहाँ मैं बस छोटा सा बता रही हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि इन दोनों में क्या अंतर है। बस इतना ही अंतर है कि यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहती है, यानी आपकी चुनी हुई जो सरकार है वो काम करती है, यानी कि लोकतंत्र रहता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ लोकतंत्र नहीं रहता है। जैसे कि यदि मैं बात करूं राज्य अर्थव्यवस्था, यानी जिसको स्टेट इकोनॉमी कहेंगे, क्या बोलेंगे? स्टेट इकोनॉमी कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट जो बच्चों सबसे पहली बार आपका आया था, ये कॉन्सेप्ट दिया था कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। आई थिंक अब आपको नाम से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है बच्चों। ये कार्ल मार्क्स ने कॉन्सेप्ट दिया था। कब? 1818 में कार्ल मार्क्स पैदा हुआ था, 1883 में खत्म हो गया था। तो इस बंदे ने ये कॉन्सेप्ट दिया था और उसने क्या बोला था बेसिकली कि हर पर्सन को, मजदूरों की सरकार होनी चाहिए। बेसिक जो उसने वर्ड यूज किया था वो यूज किया था क्या? मजदूरों की सरकार होनी चाहिए, ठीक है। मजदूरों की सरकार होनी चाहिए और हर सरकार के हर डिसीजन में सबकी हामी होनी चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली बच्चों पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ जाती है तो सब लोगों को बिठाकर डिसीजन में पार्टिसिपेटरी करवाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसी कॉन्सेप्ट की यदि बात करें तो चाइना से पहले इसने ये 1917 के आसपास हुई थी बोल्शेविक क्रांति। क्या हुई थी? बोल्शेविक क्रांति हुई थी। कहां पे? रूस के अंदर। तब रूस ने भी क्या कर लिया था? राज्य अर्थव्यवस्था को अपना लिया था, यानी कार्ल मार्क्स के जो कॉन्सेप्ट को उसको अपना लिया था, ठीक है। इसी कार्ल मार्क्स की बुक है दास कैपिटल। क्या नाम है इसका? दास कैपिटल। जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको आप लिखना चाहो तो बुक्स में लिख सकते हो, और या फिर मेरे नोट्स जो आप डाउनलोड करके उसमें अलग से रैप अप कर सकते हो। क्योंकि एज अ टीचर ऐसा होता है बच्चों की हमेशा कुछ ना कुछ नया याद आता रहता है। आप अगली बार मेरा कभी लेक्चर देखोगे, कोई देखोगे, वहां मैं कुछ अलग नया बता रही होंगी। इकोनॉमिक्स एक अपडेटेड सब्जेक्ट है, तो टीचर का माइंड भी वैसा होता है कि हर बार कुछ ना कुछ अपडेटेड रहता है हमारे पास, ठीक है बच्चों। या पुराना जो हम भूल जाते हैं लिखना वो हो जाता है। इसके बाद आई सन 1949 में आजाद हुआ कौन? चीन। और चीन ने भी आजाद होने के बाद में क्या हुआ? यही आपका बहुत क्या राज्य अर्थव्यवस्था, स्टेट इकोनॉमी वाला जो कॉन्सेप्ट है जो कार्ल मार्क्स ने दिया, ये अपनाया, ठीक है। तो जब हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें चाहे राज्य सरकार हो, चाहे किसी भी तरीके से बनी हुई सरकार हो, लेकिन डिसीजन कौन ले रही होती है? सरकार ले रही होती है। सारे काम देश के सरकार निर्धारित करती है कि कितना रोजगार होगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, किसका कितना पानी दिया जाएगा, किसको कब रिटायरमेंट होने वाला है, कितनी आपको शिक्षा मिलनी चाहिए। सारे काम सरकार निर्धारित करती है और आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा होता। तो आप समझ गए होंगे ऐसा कौन से देशों में जनरली होता है, ठीक है। वहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, अच्छी खासी सरकार होती है, लेकिन यहाँ अधिकतर जो डिसीजन होते हैं, जो आर्थिक नीतियां बनती हैं, उनमें अधिकतर जो कमांड होती है वो किसकी होती है? प्राइवेट सेक्टर की होती है, निजी क्षेत्र की होती है। यहाँ गवर्नमेंट क्या करती है? थोड़ी बहुत गवर्नमेंट नीतियां जो होती है वही अपनी करती है, लेकिन आर्थिक जो नीतियां है वो किसके कंट्रोल में रहती है? प्राइवेट सेक्टर, यानी की जो प्राइवेट कंपनीज है उनके हाथ में रहती है, ठीक है। तो ऐसा कहाँ होता है? चीन के अंदर होता है, यानी कि कौन सा सामान बनाना है और उसका कितना रेट होगा ये भी डिसाइड कौन करेगा? आपका प्राइवेट सेक्टर, यानी कि अंबानी, अंडानी, जो चाइना के, अमेरिका की जो कंपनीज होगी उनके तरीके की वो डिसाइड करेगी। अब आती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो हमारे जैसे देशों में चलती है। हमारे जैसे देशों में क्या बोलता है भाई? हमारे जैसे देशों में होता है कि आर्थिक नीतियां, यानी कि जो भी आपके देश के लिए बनाई जा रही है नीतियां, उसमें कुछ तो सरकार बनाती है और कुछ प्राइवेट सेक्टर बनाता है। प्राइवेट सेक्टर बनाता तो है पर उसकी गाइडलाइन भी कौन देता है? भारत सरकार दे रही होती है। तो कुछ मेजर काम तो किसके हाथ में रहते हैं? भारत सरकार के। जैसे कि मनरेगा भारत सरकार चलाएगी, आपका स्वावलंबन योजना महिलाओं के लिए जो चलाया हुआ है, उज्ज्वला योजना हो गई आपकी, ऐसी हजारों स्कीम, किसान सम्मान निधि हो गई, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी स्कीम चलाती रहती है, ताकि देश की जो जनता है, जिसको रिक्वायरमेंट है, जो पिछड़ी हुई है, उसकी देश की मेन विचारधारा में उसे लाया जा सके। लेकिन कुछ कंट्रोल सरकार के किसके पास होता है? आपके प्राइवेट सेक्टर के पास। जैसे मोबाइल प्राइवेट कंपनी बनाएंगे, भारत सरकार को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अब तो भारत सरकार बोल रही है कि हमारा एविएशन भी हम बेचने को तैयार है। अब तो खैर रेलवे भी भारत सरकार बेच रही है। तो इत्यादि इत्यादि काम कौन करेगा? आपका प्राइवेट सेक्टर करेगा। लेकिन
गाइडलाइन किसकी होगी? भारत सरकार की होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मोबाइल बनाओ और आप इतना महंगा बना दो कि भाई साहब 5 लाख का एक मोबाइल बेच रहे हो। नहीं, भारत में आप एटलीस्ट ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, कल को आप बोलो कि भाई साहब इंडियन एयरलाइन तो मैंने ले ली है और क्या बोलते हैं अब मैं इसके जो प्राइस है 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए पर सीट करूंगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है, किस चीज का मिश्रण होता है? प्राइवेट सेक्टर का भी मिश्रण होता है और गवर्नमेंट का भी मिश्रण होता है। और हमारे जैसे देश के अंदर और भी अच्छा एग्जांपल है कि हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर के ऊपर उसके बावजूद भी भारत सरकार का कंट्रोल रहता है ताकि आप और हमारे जैसे लोगों की जिंदगी आसान बनी रहे। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड में सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला देश भारत था, जिसने सबसे पहले जब बना देश आजाद हुआ उसमें पहले दिन ही बोल दिया कि हमारे पास अर्थव्यवस्था कैसी होगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है बच्चों, एक और अच्छी चीज मैं आपको बताऊंगी, आजकल अधिकतर देश मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ मूव कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, चाहे कोई ब्रिटेन हो, चाहे वो रशिया हो। लेकिन हमको शुरू में 1947 में समझ में आ गया था कि भाई साहब ना तो कैपिटलिस्ट चलने वाला लंबे टाइम तक और ना ही आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी या स्टेट इकोनॉमी चलने वाली है। तो भारत वाले पहले दिन से ही समझदार थे, पहले ही क्या बोल दिए, ना तो हम कैपिटलिस्ट में जाएंगे ना हम सोशलिस्ट में जाएंगे, हम तो अपनी अलग बनाएंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। और आजकल सब भारत को फॉलो कर रहे हैं, जितने भी देश अब आजाद हो रहे हैं मिक्स्ड इकोनॉमी पे जा रहे हैं। और जो पहले कैपिटलिस्ट थे वो भी मिक्स्ड इकोनॉमी होने को तैयार है, जो पहले सोशलिस्ट थे या स्टेट इकोनॉमी थे, राज्य अर्थव्यवस्था थे, वो भी कहां जा रहे हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ, मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ। तो प्राउड फील करो, हमने शुरू में सही चुना था और आज भी हम क्या है, सही है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देती हूँ। एक बात बताओ, जहां सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करेगा वो कौन सी चीज का उत्पादन करेगा? जिस चीज की डिमांड होगी। और जब वो सब कुछ इसी चीज पे उत्पादन करेगा जिस चीज की डिमांड है, तो डिमांड कौन क्रिएट करता है बच्चों? जिसके पास ज्यादा पैसा होता है। जो गरीब आदमी बेचारा वो तो डिमांड क्रिएट कर नहीं सकता। तो ऐसे देशों में, जो अमेरिका जैसे देश है, इनमें एक समस्या हो जाती है कि डिमांड जनरली कौन करता है? पैसे वाले लोग करते हैं। उनकी डिमांड कौन पूरी कर रहा होता है? सामान बनाकर पैसे वाले लोग कर रहे होते हैं। तो एक तरीके से क्या हो जाता है, जो अमीर है वो और अमीर और अमीर और अमीर होता चला जाता है और बेचारा गरीब 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 और गरीब होता चला जाता है। ऐसे देश की अर्थव्यवस्था की जो आपकी गति है, जो अर्थव्यवस्था की विकास दर है, वो तो बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन गरीबी भी उतनी ही ज्यादा रहती है। अमेरिका भले ही ये बोले कि भाई साहब मेरे पास तो सबके पास पैसा ज्यादा है, लेकिन अमेरिका में अभी भी बहुत सारे गरीब हैं। वो दूसरों के गरीबों को देख के नाक मुंह चढ़ाता है, लेकिन पहले अपने गरीबों को भी देख लो, क्योंकि उनके यहाँ लिटरली स्थिति उनके यहाँ भी बहुत खराब है। सोशलिस्ट के अंदर चक्कर क्या होता है, क्योंकि हर डिसीजन में सभी टांग अड़ाए बैठे रहते हैं। हर डिसीजन में रशिया को देखा होगा, चाइना को देखा होगा, क्योंकि हर डिसीजन आपके क्या रहते हैं, सब जनरली सभी लोग इंटरफेयर रहता है। चाइना में फायदा यह है कि उनकी सरकार वैसी वाली है, गठित वाली सरकार है। इसमें आपका क्या रहता है, सरकार ही डिसाइड करती है क्या प्राइस होंगे, कंपनी क्या बनाएगी क्या नहीं बनाएगी। एक बात बताओ, इतने सारे नियम बना दोगे तो कंपनियों का क्या होगा? यदि प्राइस भी आप ही डिसाइड कर दोगे कि बनाना क्या है, ये भी सरकार ही डिसाइड कर देगी, तो डेवलपमेंट रेट क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। किसके कंपेयर में? पूंजीवादी के कंपेयर में। अब आता है मिश्रित का। मिश्रित बेस्ट है। पूंजीवालों से, पूंजीपति वाली जो देश है उनसे भले ही क्या रहे, विकास दर थोड़ी सी कम रहे, लेकिन बाकी के तुलना में क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और अब आपके दिमाग में अचानक से क्वेश्चन आएगा, मैम चीन तो इतना डेवलप कर रहा है, फिर? अब मेरी बात सुनो, 1990 से पहले चीन था सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसको आप स्टेट इकोनॉमी भी कह सकते हो। लेकिन 1990 के बाद वहां सरकार का तख्ता पलट हुआ। जो आप आजकल जो सरकार देख रहे हो, जो उनकी चलती है, उस सरकार ने कैपिटलिज्म को अपनाया। किसको अपनाया? कैपिटलिज्म को अपनाया। तो उसको जनरली कैपिटलिज्म भी ना बोल के वो मार्केट इकोनॉमी वर्ड यूज करते हैं अपने लिए, है ना। तो याद रखना, 1990 से पहले चीन को यदि आप देखोगे और 1990 वाले के बाद वाले चीन को देखोगे तो दोनों में डिफरेंस है। तो एक फिक्स चीज है कि जो हमारे देश की डेवलपमेंट रेट है मिक्स इकोनॉमी वालों की, वो किस किस के बीच में रहती है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के बारे में। वहीं चाइना का यदि आपको एग्जांपल अजीब लग रहा है तो उसका मैंने सीधा सा आंसर आपको दिया है कि हुआ क्या है, 1990 के बाद में चाइना ने अपनी इकोनॉमी का तरीका बदल दिया, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गया। वहीं रूस, जिसके पहले सोवियत संघ कहते थे आप लोग, वो भी टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड हो गया और उसने भी अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर किया है। उसके बाद में उसका डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों बेस्ट एग्जांपल थे किसके, सोशलिस्ट के। लेकिन दोनों की तरफ कहां मूव कर गए हैं, बहुत हद तक कैपिटलिज्म इकोनॉमी की तरफ मूव कर गए हैं। तो ये तो था ओवरऑल स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बारे में पढ़ते चलते हैं, क्या क्या है पॉइंट समझते हुए चलेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ ताकि फर्दर कुछ लिखना हुआ तो मैं आपको समझा पाऊं। ठीक है बच्चों, चलो ये हो गया क्लीन और अब हम चलते हैं क्लास में आगे। ठीक है बेटा,
अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में पहला पॉइंट क्या बोल रहा है वो देखिएगा, आर्थिक नीतियों का निर्धारण कौन करता है? सरकार करती है। यानी सरकार ही डिसाइड करेगी कि क्या सामान बनेगा, क्या सामान बनेगा और उसका क्या रेट होगा। ठीक है, कैपिटलिज्म में क्या करता है, कौन कंट्रोल करता है? निजी क्षेत्र की कंपनी करती है। यानी कि क्या सामान बनेगा, क्या सामान बनेगा और उसका रेट दोनों कौन डिसाइड करेगा? निजी क्षेत्र की कंपनी। और यहां दोनों सामान को कौन डिसाइड करेगा? सरकार। ठीक है, अब चलते भारत वाले में। भारत के अंदर क्या होता है कि जो आर्थिक क्रियाओं का जो महत्वपूर्ण भाग है, सब लोगों को खाना प्रोवाइड करना, सब लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना, बिजली प्रोवाइड करना, ऐसे सारे कामों को कौन करेगी? सरकार। कौन करेगी? भारत सरकार। कौन करेगी बच्चों? भारत सरकार। टाइप इसने काफी मिस्टेक कर रखी है इसमें ना। भारत सरकार डिसाइड करेगी। जो अन्य जो आपके मुद्दे रहेंगे उसको निजी क्षेत्र करेगा, लेकिन किसकी निगरानी में? भारत सरकार की निगरानी में करेगा। ठीक है, जैसे कि मोबाइल बनाना या फिर मान लीजिए क्या बोलते हैं बेडशीट्स बनाना, वॉच बनाना, घड़िया, कुछ भी हुआ, ये कौन कर रहा है? निजी क्षेत्र कर रहा है, लेकिन इसके रेट कौन डिसाइड करेगा? यदि ज्यादा हो जाते हैं, एक्सट्रीम ज्यादा हो जाते हैं, तो भारत सरकार इंटरफेयर कर सकती है। ठीक है, अब बच्चे इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, कैपिटलिस्ट के जो पॉइंट है वो इधर कर दिए हैं और सोशलिस्ट के इधर कर दिए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, नोट्स में जब हार्ड कॉपी निकालोगे तो चेंज कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि उत्पादन जनता की सामाजिक आवश्यकताओं पर आधारित होता है। जैसे रशिया, चीन, पहले चीन का एग्जाम्पल लेती हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा चीन का। चीन ने 1949 में जैसे ही देश आजाद हुआ, उन्होंने क्या बोला कि सारे देश के जितने भी जो लोग हैं, देश की जितनी भी जनसंख्या है, वो अपने घर में छोटी छोटी सी फैक्ट्री बना ले। फैक्ट्री मतलब इस्पात का एक बहुत बड़ा मार्केट है चीन, इस्पात, लोहे का। आपने देखोगा अधिकतर इन सब चीजों के उत्पादन में चीन हमेशा पहले या दूसरे नंबर पे रहता है। तो उसने अपने देश की सारी जनता को रोजगार दिलवाने के लिए, चूंकि जनता ज्यादा पढ़ी लिखी और कार्यकुशल नहीं थी, तो उसने सबको इंडस्ट्रियल वर्क में लगा दिया और सबको क्या बोला कि आप इस्पात का उत्पादन करें या लोहे का, कोयले का, जो भी उत्पादन कर सकते हो वो करो। ठीक है, तो यहाँ पे उत्पादन किसके आधार पर हो रहा है? जनता की आवश्यकता के आधार पर। इसलिए चाइना में जो बड़ी फैक्ट्री बनी, जो बड़ी बड़ी प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनीज जो खड़ी हुई वहां पे, वो सारी कौन सी रही? जनता के अनुसार, यानी किसकी? या तो इस्पात की हो गई, या लोहा की हो गई, या मैग्नीज, तांबा, कोयला, जो भी कुछ हुआ उसके हिसाब से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जनता को जो चाहिए था सिर्फ वही कर सकते हो। किस केस में? समाजवादी अर्थव्यवस्था के केस में, यानी सिंपल एग्जाम्पल चीन या रशिया के केस में। लेकिन पूंजीवादी की यदि आप बात करोगे तो यहाँ पर उत्पादन व मांग आपूर्ति सिद्धांत पर रहता है। चूंकि आप पैसे वाले लोग देश चला रहे होते थे, वो उसी सामान का उत्पादन करेंगे जिस सामान की आवश्यकता, जिस सामान की डिमांड जनता करेगी। ठीक है, तो अमेरिका कैसा देश है? पैसे वालों का देश है। पैसे वाले लोग उत्पादन करते, पैसे वाले लोगों के लिए। ठीक है, तो ये ऐसे वाला है। हमारे देश के अंदर क्या है? हमारे देश के अंदर कुछ तो उत्पादन होता है मांग आपूर्ति पर। ठीक है, जैसे कि मोबाइल फोन, आपके टीवी, रेडियो, कुछ भी आपकी जो फैंसी चीज हो गई, ये तो किस पे होगी? आपकी मांग आपूर्ति पे। हमने मांग करी और प्राइवेट सेक्टर ने क्या कर दी? आपूर्ति कर दी। लेकिन कुछ किस पे डिपेंड रहता है? सामाजिक आवश्यकताओं से भी जुड़ा रहता है। तो कुछ उत्पादन किस पे रहता है? सामाजिक आवश्यकताओं पर भी जुड़ा रहता है। जैसे आपने देखो तेल के पैकेट पे MRP लिखा रहता है, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसके ऊपर आप बेच नहीं सकते। मुझे तो लगता है भारत के अंदर मोस्ट ऑफ चीजों के अंदर MRP लिखा रहता है। और एक और चीज बच्चों हमेशा याद रखना, इंडिया ही एक ऐसा देश है जिसने मैक्सिमम प्राइस डिसाइड किए हुए हैं, वरना अधिकतर देशों के अंदर मिनिमम है कि मैक्सिमम तो तुम कितने में बेच लो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन भारत ही ऐसा देश है जिसने कमोडिटीज पे, जो आप दिन भर में चीजें यूज करते हैं, उस पर MRP डिसाइड किया हुआ। तो ये बहुत बेनिफिट है ताकि जनता का शोषण ना हो। तो भारत जैसे देश के अंदर क्या होता है? कुछ डिमांड सप्लाई पे होता है उत्पादन, और कुछ किस पे? आपके और हमारी बेसिक आवश्यकताओं के आधार पर होता है। ठीक है बच्चों, डेवलपमेंट रेट एंड कंपटीशन रेट सबसे ज्यादा कहां रहेगी? ऑब्वियसली कहां रहेगी? चूंकि सारे कैपिटल वाले बेटा इधर आ गए हैं तो इधर ही आ गए। सबसे ज्यादा कहां रहेगी? आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर। क्योंकि यहां उत्पादन कौन कर रहा है? निजी क्षेत्र कर रहा है। कौन कर रहा है? निजी क्षेत्र कर रहा है। और निजी क्षेत्र हमेशा उत्पादन क्या करता है? सिर्फ अपने अपने लाभ के लिए करता है। और यहाँ पे यदि बात करें किसमें? चीन वाली अर्थव्यवस्था में या रूस वाली में, जिसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कह रहे हैं, यहाँ पे क्या रहता है? विकास दर और प्रतिस्पर्धा दर कम रहती है। ठीक है, अब हम बात करें भारत जैसे देश की, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी की, यहाँ विकास दर और प्रतिस्पर्धा दर क्या रहती है? औसत रहती है, यानी इन दोनों के बीच में रहती है। तो हम क्या है? ना तो लोगों का शोषण कर रहे हैं और ना ही कंपनियों का शोषण कर रहे हैं। हमने क्या कर रखा है? एक बैलेंस स्टैब्लिश कर रखा है
कंपनी भी डेवलप कर सकेगी और जनता का भी क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। इसलिए सब लोग कहां भाग रहे हैं आजकल, मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है बच्चों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो आपकी है, जो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है बच्चा, उसको बोलते हैं कई बार लेजिस्फेयर। एक वर्ड होता है, फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है आपका नॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। कोई भी ऐसी चीज जिसे सरकार नियंत्रित ना कर पाए, कोई भी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसको सरकार का कोई कंट्रोल ना हो, उसको फ्रेंच में बोलते हैं लेजिस्फेयर। इसका मतलब होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, लेजिस्फेयर इकोनॉमी कौन सी है, और उसमें आपको ऑप्शन क्या दे दिया जाएंगे, पूंजीवादी, ठीक है, समाजवादी, सम्मिश्रित अर्थव्यवस्था या अन्य कोई। ठीक है, तो आपको आंसर टिक करना होगा किस पे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही क्या है, लेजिस्फेयर इकोनॉमी है। सोशलिस्ट जो इकोनॉमी है उसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन इकोनॉमी, यानी कि जो चीन की और रशिया की इकोनॉमी है वो क्या है, ट्रिकल डाउन। ट्रिकल डाउन का मतलब बच्चा होता है कि ऊपर से विकास करना स्टार्ट करो, यानी मेन मुद्दों को डेवलप करना स्टार्ट करो, बाकी अपने आप डेवलप हो जाएगा। यानी कि सब देश के जितने भी लोग हैं उनको कोयला के उद्योग में लगा दो और बाकी जो देश का डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। यहाँ ये नहीं देखा जाता कि भाई एक बंदे ने एमए कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, या एक सिर्फ 10वीं पास है, दोनों को अलग अलग रोजगार देना चाहिए। नहीं 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 भाई, सबको सेम रोजगार दे दो, सबका भला हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट किसका है, आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी का, जिसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट, कि ऊपर से डालो नीचे क्षमता क्षमता सबका विकास हो जाएगा। आपने सुना होगा हिस्ट्री के अंदर निस्पंदन सिद्धांत, शिक्षा के क्षेत्र में जब वुड डिस्पैच आया था, उन्होंने क्या बोला था, ऊपर के एक वर्ग को पढ़ा दो, भारत के जो लोग हैं, और नीचे वाले अपने आप पढ़ लेंगे। भगवान जाने कैसे पढ़ लेंगे, पर उनका कॉन्सेप्ट ऐसा ही था। भारत की बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी, बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी को किसी अन्य नाम से नहीं जाना जाता, इसको सामान्यतः मिश्रित अर्थव्यवस्था ही कहा जाता है। इसके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है। जब भी कभी मिश्रित अर्थव्यवस्था लिखा हुआ आएगा या मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से ही पूछा जाता है। तो यहाँ कंफ्यूजन अपने पास है ही नहीं। देश की बात करें किसकी, अब बात करें किसकी, पूंजीवादियों की। तो पूंजीवादी देश कौन कौन से हो गए, यूएस हो गया, इंग्लैंड हो गया, यूरोपियन यूनियन के देश हो गए, जो बहरहाल कितने हैं, 27 है। 27 कैसे है, क्योंकि एक देश बाहर निकल गया, कौन, यूएस से, यूके, यूनाइटेड किंगडम आपको पता है बाहर निकल गया। पहले 28 देश थे, यूनाइटेड किंगडम के यूरोपियन यूनियन से निकलने के बाद अब कितने रह गए बच्चों, 27 रह गए हैं। वही बात करते हैं किसकी, आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी या स्टेट इकोनॉमी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, क्यूबा, जिसे चीनी का कटोरा भी कहते हैं, दक्षिण अमेरिका के अंदर आता है ये, यूएसएसआर, रशिया का पुराना नाम क्या था, यूएसएसआर, जब तक कि उसके टुकड़े नहीं हुए थे कोल्ड वॉर के अंदर। यूएसएसआर की फुल फॉर्म होती है बच्चे यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और हो गया क्या, स्वीडन। ठीक है, और यदि बात करें क्या बोलते हैं, क्या बोलते अमेरिका की बात करें तो अमेरिका यहाँ आ जाएगा बच्चा, यूएसए मैंने बता दिया, ये हो गया। और यहाँ बेस्ट एग्जांपल मिक्स्ड इकोनॉमी का इंडिया ही है। लेकिन हाल फिलहाल बात करें तो उन लोगों ने सिद्धांतों पर तो क्या बोलते हैं, चाइना की इकोनॉमी को आज भी क्या कहा जाता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है, और अमेरिका वाली को पूंजीवादी कहा जाता है। लेकिन व्यवहारिक तरीके से ये सारी की सारी क्या हो चुकी है, मिश्रित हो चुकी है। ठीक है, पर भारत पहले से भी मिश्रित था, आज भी मिश्रित है, आगे भी मिश्रित ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे किसकी, कुछ अच्छे से टॉपिक की। इंडिया में इकोनॉमिक्स कब आई, आपको पता होगा मैथ सबसे पहले इंडिया में आया, साइंस भी सबसे पहले इंडिया में आया, पॉलिटी भी सबसे पहले इंडिया में आई, मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट इंडिया में आए। और तो इस बात की आपको अच्छा फील होगा कि इकोनॉमिक्स भी सबसे पहले इंडिया में ही आया। वो अलग बात है, लोगों ने वैल्यू नहीं दी क्योंकि हम लोग उपनिवेश थे, गुलाम थे, नहीं होते तो हमारा भी एक अच्छा तगड़ा इतिहास होता जो हम अंग्रेजों से ना लिखवा के अपने आप से लिख रहे होते हैं ना। पर कोई बात नहीं, उसके बाद भी हमें तो काम है, हमारा देश है, हमारा इतिहास है, तो हम तो याद रखेंगे। हमारे देश में यदि बात करें जो सबसे महान अर्थशास्त्री, जो पहला अर्थशास्त्री बोला जाता है, सबने नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त के टाइम पे थे। इनका नाम था कालिदास। इनका नाम कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो नहीं जानता हो। तो चंद्रगुप्त के टाइम पे, राजा चंद्रगुप्त के टाइम पे इन्होंने संस्कृत में एक किताब लिखी थी, उसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था किताब का, अर्थशास्त्र। इस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। एक सेकंड बच्चे, क्या हो गया, एक सेकंड बेटा, ओके ठीक है, थोड़ा सा मुझे टेक्निकली थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उसको ना। चलो बच्चों, तो उन्होंने हमने क्या बोला कि भारत के महान अर्थशास्त्री में पहला जो हमने नाम लिया वो कालिदास का लिया, जिनका दूसरा नाम क्या है आपका, विष्णुगुप्त, और एक बचपन का नाम भी था इनका कौटिल्य। ठीक है, इसमें सीरियल भी बनाया, आई थिंक आप लोगों ने वो भी देखा होगा। बात करें किसके राजा के समय में ये हुआ करते थे, तो चंद्रगुप्त के समय में होते थे। इन्होंने किताब लिखी थी, इस किताब का नाम ही अर्थशास्त्र था। और क्या बोलते हैं, लेकिन एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ से,
किताब का नाम अर्थशास्त्र और इसके अंदर बेटा 15 भाग थे और 180 अधिकरण मतलब एग्जाम्पल से उन्होंने समझाया था इसको। ठीक है, यदि हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा। लेकिन इसके अंदर बेसिकली क्या था, बुक का नाम अर्थशास्त्र था पर इसमें अर्थशास्त्र कम पॉलिटी यानी राजनीति ज्यादा लिखी हुई थी। वही मैं आपका बस ध्यान केंद्रित करना चाह रही थी कि इसके अंदर 2/3 भाग राजनीति विज्ञान का था और सिर्फ 1/3 भाग अर्थशास्त्र का था। सबसे पहले बात किसने की इंडिया में अर्थशास्त्र के बारे में, आपके चाणक्य ने की। लेकिन जो बुक थी उसका नाम क्या था, अर्थशास्त्र। पर अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र कम थी, पॉलिटी ज्यादा थी। तो भाई कम हो चाहे ज्यादा हो, सब्जेक्ट की शुरुआत तो कर दी ना, बस इतनी सी बात थी। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, एसएससी और बाकी सारे एग्जाम से मैंने देखा है, इवन एक बार स्टेट पीसीएस में बड़े बार क्वेश्चन यही आता है कि अर्थशास्त्र बुक किससे संबंधित है और वहां लिखा रहेगा अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मैथ्स और समथिंग वाइज। तो उसके आंसर क्या लगाओगे, राजनीति शास्त्र, यदि दोनों में लिखा हुआ है तो। ठीक है, और यदि नहीं लिखा है राजनीति शास्त्र तो अर्थशास्त्र किससे है, आपकी इकोनॉमिक्स से। लेकिन ये वहां 2 ऑप्शन हमेशा लिखे रहते हैं कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आप अर्थशास्त्र का सीधा मतलब इकोनॉमिक्स से निकालते हो, टिक मार आते हो, गलत हो जाएगा। ध्यान से देखना, वहां पॉलिटी यानी कि आपका राजनीति शास्त्र लिखा हुआ होगा तो उस पर आइए आपको क्लिक करना है। इसके बाद काफी लंबे टाइम तक इंडिया में इकोनॉमिस्ट का सूना पड़ा रहा। हमारे यहाँ पे अर्थशास्त्र का कोई अच्छा बंदा नहीं आया। अकाल कब खत्म हुआ हमारा, सन 1990 के आसपास और 98 के आसपास फाइनली हमारा काल खत्म हुआ। सन 1998 में भारत के एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था अमर्त्य सेन, सब बच्चों ने सुना होगा। अमर्त्य सेन ने एक बुक लिखी थी इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी कि आपकी अर्थव्यवस्था का आप पुनरुद्धार कैसे करोगे, उनका वेलफेयर, उनका कल्याण कैसे करोगे। वेलफेयर का मतलब होता है बच्चा कल्याण, यानी आर्थिक कल्याण के बारे में उन्होंने किताब लिखी कि किसी भी देश की जनता का किस तरीके से आर्थिक कल्याण किया जाए। उस किताब के लिए इन्हें सन 1998 में क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला और भारत की झोली में पहला इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज आ गिरा। अगले साल भारत सरकार को भी लगा कि हम भी कुछ दे देना चाहिए, क्योंकि भाई विश्व के सारे लोग बोल रहे हैं कि इन्हें नोबेल मिलना चाहिए। तो भारत वालों ने भी फिर अगले साल क्या दे दिया उनको, भारत रत्न दे दिया। ठीक है, तो ये बात रही किसकी, इंडिया के पहले इकोनॉमिस्ट जिसे नोबेल प्राइज मिला और पहला इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जो हमारी गोद में आके गिरा। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात है सन 1990, यानी इससे पहले, इस बुक को लिखने से पहले सन 1990 में भारत के जो अमर्त्य सेन थे और पाकिस्तान के थे आपके महबूब उल हक, वैसे ऐसा माना जाता है कि 90% रोल इन्हीं का था। इन लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला किसका, विकास दर नापने का। पहले जीडीपी था, आज भी जीडीपी है, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ जीडीपी से ये डिसाइड नहीं हो सकता कि कोई देश प्रगति कर रहा है। अब इन्होंने नई बात कह दी, सब बोले मतलब ये उन्होंने ये बोला कि यदि किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है तो जरूरी नहीं है वहां के देश के लोगों का डेवलपमेंट हो रहा हो। और बेस्ट एग्जांपल दिया उन्होंने सऊदी अरब का। सऊदी अरब की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, अच्छा खासा पैसा है, लेकिन उसमें लगभग 80% जनसंख्या गरीब है। तो हुआ क्या कि 20% लोगों के पास इतना पैसा है कि उसने देश की जीडीपी बढ़ा दी, लेकिन हुआ चक्कर क्या, 80% जनता तो बेचारी अभी भी गरीब है, उसको खाने को खाना नहीं मिल रहा है। बुर्के पहन के घूम रहे हो आप लोग, ठीक है, गाड़ी चलाने की बात नहीं है, पढ़ाई आप नहीं कर रहे हो, फीमेल हॉस्पिटल में जाने की कोई खास फैसिलिटी नहीं है, हाइजीन नहीं, कुछ भी नहीं है। तो आप बोल रहे हो कि देश तो डेवलप हो गया, तो ऐसे देश का करे क्या? जिस देश के अंदर जनता डेवलप नहीं है उस देश का आप करोगे क्या? भारत की बात करें तो भारत भी कुछ खास अच्छी स्थिति में नहीं है। आपने हाल फिलहाल के सालों में सुना होगा कि इंडिया की जो 50% पैसा है, भारत का जो 50% पैसा है वो देश के 1% लोगों के पास है, यानी कि आधे में राम और आधे में गांव वाली सिचुएशन हमारे देश में है। तो इन्होंने बोला कि भाई पहले तुम जो बोल देते थे कि भाई जीडीपी बढ़ गई तो भाई सब देश डेवलप हो गया, अब तुम ऐसा मत बोलो। एक नया सूचकांक दे रहे हैं हम लोग, जिसको हम लोग ने नाम क्या दे दिया, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, इसके अंदर बोला गया क्या कि किसी भी देश का डेवलपमेंट 3 बड़े आधारों पर हम निकालेंगे कि उस देश में स्वास्थ्य कैसा है, वहां के रहने वाले लोगों का, नागरिकों का, उनको कितनी शिक्षा दी गई है और उनकी कितनी आय है। और इन 3 स्टैंडर्ड आधारों के आधार पर हम बताएंगे कि किस देश का डेवलपमेंट कितना हुआ है। ठीक है बच्चों, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो आपका इंडेक्सेस वाला चैप्टर है, ये बकायदे एक अलग से चैप्टर आएगा, वहां मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो परेशान मत हो। तो अभी मैं सिर्फ आपको HDI के बारे में बताऊंगी क्योंकि यहाँ वो जरूरी है। बाकी हमारा स्पेसिफिक चैप्टर आएगा सारे इंडेक्स को लेके, और वहां अपडेटेड इंडेक्स आपके इंक्लूड करा दिए जाएंगे। तो अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रही है।
इससे क्वेश्चन और आता है बेटा एचडीआई कौन निकालता है, तो याद रखिएगा यूएनडीपी हमारा क्या निकालता है, एचडीआई निकालता है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म यदि किसी को याद आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, आई विल अप्रिशिएट, मैं बता रही हूं। यूनाइटेड नेशन, आपने सबने सुना होगा ये, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये निकालता है हर साल, एचडीआई निकालता है। हाल फिलहाल की एचडीआई की बात करें तो 2020 में जो आपका निकला है डेटा, उसमें भारत की रैंक है 131 189 देशों में से, ठीक है। तो भारत की रैंक कितनी है हाल फिलहाल 2020 तक, 131वीं रैंक है। टोटल मिला के देश कितने थे, 189 देश थे। पहली रैंक है किसकी, नॉर्वे की, किसकी है, नॉर्वे की। तो 3-4 क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले एचडीआई यानी कि आपका मानव विकास सूचकांक किसने दिया, तो पाकिस्तान के महबूब उल हक और हमारे वाला जो थे कौन, अमर्त्य सेन, उनका भी पार्टिसिपेशन था। किन आधारों पर निकाला जाता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पीसीएस वाले एसएससी वाले बच्चे ध्यान रखना, क्योंकि यूपीएससी के लिए तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है ये। किन आधारों पर निकलता है, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम के बेस पर निकलता है। कौन निकालता है, तो यूएनडीपी निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम निकालता है। यदि इस साल के हाल फिलहाल के इंडेक्स की बात करें तो 189 देशों का निकाला गया था। भारत की जो रैंक आई है वो 131 आई। पहले देश पर, पहली रैंक पर जो रहा देश वो था नॉर्वे। ठीक है बच्चों, मुझे लगता नहीं यहां तक आपको कोई समस्या आने वाली है। चले आगे। अब क्या हुआ, अब एक घटना हुई, इससे पहले मैं आपको बताना चाहिए, मनमोहन सिंह की बात करेंगे। मनमोहन सिंह, बहुत सारे लोग उनको बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी देखते हैं, बट एज ए इकोनॉमिस्ट मैं बोलती हूँ कि उनका पार्टिसिपेशन होल लाइफ में बड़ी काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो सेक्रेटरी ऑफ भारत के वो भी रहे हैं, सेक्रेटरी भी रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री पीएम भी रहे हैं, तो काफी सारी पोस्ट पर रही है। उनका वो जो एक्सपीरियंस है, क्या बोलते हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडिया की इकोनॉमी में। कैसे, देखो बच्चा, 1990 की बात है, 1990 के आसपास की बात है। उससे पहले यदि मैं बात करूं तो 1980 के आसपास वर्ल्ड में, जो मैंने आपने बताया था, पहले जो रिसेशन आया था आपका कब आया था, 1936 में जो आपका खत्म हुआ था, 1929 में आया था। दूसरा एक रिसेशन आपका इनिशिएट हुआ कब, 80 के आसपास में, 80 से 83 के बीच में, यानी इंदिरा गांधी के टाइम की बात कर रही हूं, उस वक्त हुआ। इंडिया जब देश आजाद हुआ, इंडिया रशिया को अपना एक फ्रेंडली मानता था कि फ्रेंडली पार्टनर है, एक फ्रेंडली देश है, और अमेरिका से थोड़ी सी ज्यादा हमारी दोस्ती नहीं थी। और उस वक्त जब भारत देश आजाद हुआ तो एक बहुत बड़ी समस्या भारत के सामने ये भी खड़ी हो गई कि गुट बन रहे थे, या तो आप किस में जाओगे, रशिया के गुट में शामिल हो जाओ, या आप शामिल हो किस में, अमेरिका के गुट में। तो भारत बड़ा परेशान था जब आजाद हुआ कि यदि मैं रशिया की तरफ जाऊंगा तो अमेरिका से मार खाऊंगा, और अमेरिका की तरफ जाऊंगा तो रशिया से मार खाऊंगा। तो भारत में जो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बोला कि हम नया ही कॉन्सेप्ट लेके आ जाते हैं, और क्या लेके आए, गुट निरपेक्षता की नीति, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कि ना तो हम अमेरिका की तरफ है, ना हम रशिया की तरफ है, हम है रशिया की तरफ, दोस्त है रशिया को मानते, पर हम बोलेंगे नहीं। यही कहलाया क्या, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो 1980, 83, 84 तक एक समय काल ऐसा था, तब वर्ल्ड के अंदर अमेरिका का दबदबा पड़ने लगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली दबदबा बढ़ने लगा, और अमेरिका और रशिया के बीच में शीत युद्ध चला करता था। और शीत युद्ध की मेहरबानी ऐसी हुई कि 80 का, जब आपका 70 का दशक खत्म होने लगा, आप क्या ये बोलो 80, हाँ 80 वाला बोल दो, 80-89 तक की बात है, तो अमेरिका बहुत हद तक कामयाब हो गया अपनी शीत युद्ध की नीति में, और उसने रशिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए, 11-12 टुकड़े कर दिए। और भारत के साथ स्थिति ऐसी थी कि भारत बहुत हद तक डिपेंड करता था रशिया के ऊपर। 80-83 के आसपास अमेरिका ने, और अमेरिका कह सकते हो या आईएमएफ कह सकते हो, स्पेशली आईएमएफ ने एडवाइस किया कि राजीव गांधी जी को बोला कि आप अपनी जो पॉलिसीज है उसको थोड़ा सा टिल्ट करो, यानी कि मार्केट को थोड़ा सा ओपन करो, ताकि अमेरिका भी थोड़ा सा पार्टिसिपेटरी हो जाए। लेकिन भारत देश के साथ समस्या क्या थी, पहले हमने अपना एक देश एक बार ओपन किया था, इकोनॉमी हमने पहले बहुत सालों पहले ओपन की थी, किसके लिए याद आ रहा है, ब्रिटेन वालों के लिए, और वो हमारे देश में ऐसे घुस के बैठ गए थे कि 200 साल लगे उनको निकालने के लिए। तो भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को एक तरीके से बंद कर रखा था, बंद अर्थव्यवस्था थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी। हम बाहर वाली कंपनीज को अपने देश में नहीं आने देते थे, मना करते थे, हाथ जोड़े रखते थे कि भाई तुम मत आओ, हम कम विकास कर लेंगे पर तुम मत आओ हमारे देश में। लेकिन आईएमएफ ने क्या बोला कि भाई जो आप पेमेंट ले रहे हो, जो आप पेट्रोल खरीदे जा रहे हो, उसके बदले में जो डॉलर है, वो डॉलर चल रहा है वर्ल्ड के अंदर। और मैंने पहले क्लास के अंदर बताया भी था डॉलर क्यों चलता है वर्ल्ड के अंदर, डॉलर ही क्यों चलता है, ये मैंने बता चुकी हूं आपको, है ना।
और यहाँ बताऊंगी तो बेटा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा और पहली क्लास ही बहुत एक्सट्रीम हो जाएगी। उस फर्स्ट क्लास को लेने का मेरा यही पर्पस रहता है कि ये सब दोबारा रिपीट अपन को ना करना पड़े। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई आप पेमेंट तो डॉलर में ही करते हो, डॉलर आपके पास है नहीं है, तो इस कंडीशन में आप ऐसा करो, बाहर की जो विदेशी कंपनी, अमेरिकी कंपनी है या यूरोप की जो कंपनी आपके देश में आएगी, कमाएगी और आपको जो पेमेंट करेंगी, वो जो टैक्स पे करेंगी या कोई भी सामान बना के जो बेचेगी, उसका पैसा डॉलर में आएगा, तो आपकी डॉलर की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। राजीव गांधी ने मना कर दिया कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, भाड़ में जाओ, ठीक है। लेकिन 1989 के आसपास हुआ क्या, रशिया के टुकड़े हो गए। और जब रशिया के टुकड़े हो गए तो आपको पता होगा राजीव गांधी की डेथ भी हो गई 92 के आसपास, उनका असैसिनेशन कर दिया। उससे पहले उनकी जो मदर थी 84 में, उनका भी असैसिनेशन कर दिया, दोनों का, ठीक है। तो इंडिया का पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर वो गड़बड़ा गया, और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो गड़बड़ाया ही गड़बड़ाया, साथ में 90 तक पहुंचते पहुंचते इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर भी क्रैश होने लगा। और ऐसे टाइम में देश के प्रधानमंत्री बने नए कौन, पीवी नरसिम्हा राव, और उनके फाइनेंस मिनिस्टर बने कौन, आपके मनमोहन सिंह। अब ऐसी स्थिति देश के पास हो गई कि देश के पास डॉलर इतना कम हो गया कि अगले सिर्फ 13 दिन का पेट्रोल खरीदने के लिए पैसे बचे। और यदि सिर्फ 13 दिन देश चलाने लायक पैसा होगा, वो भी किसके पास, देश की सरकार के पास, तो आप सोच सकते हो कितनी भयावह स्थिति होगी। अब इस भयावह स्थिति का सॉल्यूशन किसके पास आता, मनमोहन सिंह का। मनमोहन सिंह ने लिया रिस्क, उन्होंने बोला कि मैं क्या कर रहा हूं, इंडिया के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को चेंज करने वाला हूं। और उस वक्त हालत ऐसी हो गई कि भारत के अंदर क्या लगने वाला था, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, आपको पता होंगे 3 तरीके के आपातकाल होते हैं ना, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, और ये क्या होगा, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है बेटा। ये आता है आपके आर्टिकल, यदि किसी बच्चे को नहीं पता है तो 360 में, हाँ 360 में आएगा, 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल आ जाता है, ठीक है। तो हुआ कि हमारे देश के पास स्थिति ऐसी हो गई कि या तो वित्तीय आपातकाल लगाओ, क्योंकि 13 दिन बाद क्या लगने वाला है, वित्तीय आपातकाल लगने वाला है, पैसा बचेगा नहीं, या 13 दिन के अंदर देश बचाओ। तो क्या बोलते हैं, मनमोहन सिंह ने इस वक्त क्या लिया, एक नई नीति लाने का डिसीजन लिया, और हमारे देश में 13 दिन पहले एक नई नीति इंप्लीमेंट हुई, जिस नीति को बोला गया क्या, एलपीजी। क्या बोला गया, एलपीजी, ठीक है। तो मैं वही बता रही हूं आपको, 1991 तक आते आते भारत का जो होता है भुगतान संतुलन, इसको बोलते हैं बच्चा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि एक साल में भारत सरकार जो खरीद रही है, बेच रही है, उसका बैलेंस, साथ में पिछले सालों से चलता हुआ जितना भारत सरकार का घाटा है वो, उसको दोनों को जब जोड़ देते हैं तो कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट कहां चल रहा था, घाटे में काफी सालों से चल रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन जो चालू खाता है जो हर साल का निकलता है वो भी कहां चला गया, अच्छे खासे घाटे में चला गया। और वो इतने घाटे में चला गया कि हमारे पास में डॉलर क्या हो गया, कम हो गया, और वो इतना कम हो गया सिर्फ 13 दिन का बचा। और डॉलर से हम क्या करते थे, या तो कच्चा तेल क्रूड ऑयल खरीदते थे या खरीदते थे गोल्ड, क्योंकि हमारे पास जब क्या हो जाता था, डॉलर खत्म हो जाता था, तो हम लोग गोल्ड जो होता ना, सोना पे करके सामान खरीद लेते थे। तो जब भी सोना सस्ता होता था पूरे वर्ल्ड में, हम लोग खरीद लेते थे, क्योंकि भाई डॉलर तो वही है, लिमिटेड ही आएगा, तो हम लोग ऐसा करते थे। तो जब हमारा भुगतान संतुलन गिरने लग गया 1991 में, हमारे पास डॉलर नहीं बचा, हम ना तो गोल्ड खरीद पा रहे हैं ना तेल खरीद पा रहे हैं, जिसको आप क्या बोलोगे, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, ठीक है बेटा। क्रूड ऑयल बैरल में भर के आता है, जब आता है तो उसके जो मात्रक होता है वो बैरल होता है। और एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ रखा है कि एक बैरल में कितना होता है, तो एक बैरल में याद रखेगा 159.73 लीटर होता है, तो इस चीज को याद रखेगा, ठीक है। लगभग 160 लीटर वो होता है, पेट्रोल होता है एक बैरल के अंदर। तो हमारे पास में क्या बचा, पैसा बचा ही नहीं। तब क्या हुआ, 1980 में भारत सरकार ने पहली बार लोन ले रखा था, किससे, आईएमएफ से। और हमने दूसरी बार लोन कब ले लिया, 1991 में। इस बार आईएमएफ ने बोला भाई 1980 में तुमने लोन ले लिया है ना, तुम अपने देश में किसी को आने देते नहीं हो, डॉलर तुम कमाते हो नहीं हो, तुम्हारे देश का जो चलता हुआ खाता है, करंट अकाउंट है, वो तुम्हारा घाटे में तो है, तुम्हारा जो पिछला खाता है, जिसको हम क्या बोलोगे, आपका क्या बोलते हैं, कैपिटल जो अकाउंट है आपका, पूंजीगत जो खाता है, वो भी क्या है, घाटे के अंदर है। तो ये बता दो भाई, ये लोन चुकाओगे कैसे। तो जब दूसरी बार भारत लेने गया लोन, तो बोला कि भाई राजीव गांधी को बोला था, उसने सुना नहीं, अब तुम अच्छे से मेरी बातें कान खोल के सुनो, अगली बार तुम्हें लोन चाहिए, कब, यानी कि 1991 वाला तुम्हें लोन चाहिए, तो चुपचाप अपनी इकोनॉमी को क्या करो, ओपन करो, बाहर के कंपनीज को तुम्हारे देश में आने दो, व्यापार करने दो, ताकि तुम क्या कर सको, हमारा लोन चुका सको, वरना मैं लोन नहीं दे रहा, 13 दिन बाद क्या लगा लेना, वित्तीय आपातकाल लगा लेना। तो भाई साहब मनमोहन सिंह सीधे साधे आदमी थे, बोले कि ठीक है भाई तुम्हारी शर्तों को मैं मानता हूं, लेकिन
मुझे 13 दिन का टाइम दे दो और मैं क्या करने वाला हूं, मैं एलपीजी लगाने वाला, उसको टेक्निकली सही लगा लूं। अब बोलोगे आप बोलोगे ठीक है अच्छी बात है, लगा दे तो उसमें बड़ी बात क्या, बहुत बड़ी बात है। हमने जब एलपीजी लगाई उससे कुछ साल पहले ही, साल भर के पहले ही चाइना ने भी लगाई थी। एलपीजी का मतलब होता है बेटा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। मैं बताऊंगी ये क्या होती है, पहले सुनो कि हुआ क्या था। जब चाइना ने ये एलपीजी लगाई तो उसकी इकोनॉमी क्रैश कर गई। और चाइना के अंदर कैसी है, डिक्टेटरशिप वाली सरकार है, वही इकोनॉमी काम नहीं कर पाई। तो इंडिया तो लोग सुनते ही नहीं है ना, हमारे यहाँ तो काम ही है, ये बात सरकार बोलेगी थी पूरब की तरफ जाना है तो पक्का हमें पश्चिम की तरफ जाना है, वो बोलेंगे उत्तर की तरफ जाना है तो हम बोलेंगे नहीं भाई हमें तो दक्षिण की तरफ जाना है। सड़क पे नहीं थूकना तो भाई साहब हम सड़क पे थूकेंगे, और बाकी काम करने को मना करें नहीं वो तो हम पक्का करेंगे। तो हमारा ऐसा देश, और इस देश में एलपीजी लगाना, और वही एग्जाम्पल क्या चल रहा है, सिर्फ 13 दिन का पैसा है, वरना वित्तीय आपातकाल लगेगा। नहीं लगा वित्तीय आपातकाल तो तुम क्या लगाओ, अपनी इकोनॉमी ओपन करो। इकोनॉमी ओपन करने के लिए क्या करोगे, एलपीजी लगाओ। पर एलपीजी किसी दूसरे देश ने लगाई है, बड़े तगड़े देश ने लगाई है, हमसे बेचारा वही रायता फैल गया तो फिर हमारी तो औकात क्या। इसलिए मनमोहन सिंह को उस वक्त बहुत बड़ा क्रेडिट दिया जाता है सही तरीके से लागू करने के लिए, क्या, एलपीजी को। ठीक है, अब एलपीजी की बात करेंगे, आगे चलेंगे आते। तो भारत की अर्थव्यवस्था को क्या करना पड़ा, हमें बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था में तब्दील करना पड़ा। यानी कि बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता था बेटा, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, नो इंपोर्ट नो एक्सपोर्ट। क्या होता है इसका मतलब, नो इंपोर्ट नो एक्सपोर्ट, नो एक्सपोर्ट, यानी कि ना तो आयात और ना ही निर्यात, ना निर्यात। ठीक है बच्चों, तो टोटल मिला के क्या हुआ, ये हमने क्या कर दिया, ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया, बाहर के लोगों को आने पर अलाउ कर दिया। कौन सी नीति लगाकर, एलपीजी लगाकर। ठीक है, एलपीजी कैसे लगाई अब उसकी बात हम करते हैं। तो बच्चों अब बात करेंगे हम किसकी, एलपीजी की। ठीक है बेटा, तो हमने बोल दिया आपकी क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी हम लोगों ने कर दिया, यानी कि हमने क्या स्टार्ट कर दिया, आयात भी आरंभ कर दिया, इंपोर्ट भी आयात स्टार्ट कर दिया, और साथ में हम लोगों ने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात भी हम लोगों ने क्या कर दिया, आरंभ कर दिया हमारे देश में। तो अब हम बात करेंगे किसकी, एलपीजी की। एलपीजी बेटा, एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। अब बहुत सारे बच्चे ज्ञानी बन रहे होंगे, मैम एलपीजी का मतलब तो क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है ना, साइंस वाले बच्चे होंगे सारे के सारे। अब इसी इंटेलिजेंसी में तो मुझे ये बता दो, यदि आपको सबको पता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी है, बिल्कुल मान लिया, इसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा कौन सी गैस की होती है, एथेन, मैथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो अब चलते हैं आगे। लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण। बच्चा उदारीकरण का मतलब क्या होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1990 से पहले भारत सरकार बाहर से कोई भी यदि कंपनी अपने देश में आती थी उसे नहीं आने देती थी। नहीं आने देने का मतलब मना कर देती थी, नहीं बेटा मना नहीं करते हैं। मना ना करके सरकारें क्या करती है, अपने यहाँ जो नियम कानून है उनको इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना सख्त बना देती है कि उन सबसे निकलने में कंपनी क्या बोल जाती है, मर जाती है, काम कर ही नहीं पाती। और भारत सरकार की ऐसी हालत थी कि सन 1990 से पहले भारत बाहर से आने वाली किसी भी कंपनी पर 100 से ज्यादा टैक्सेस लगाती थी, और उनका भी स्ट्रक्चर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था कि हर कंपनी यदि रजिस्टर्ड भी होना चाह रही है, भारत के मार्केट के अंदर आना भी चाह रही है, तो उसको 2-3 साल लग जाते थे। और 2-3 साल में क्या होता था, वो इतना टैक्स पे कर चुकी होती थी और कोई उत्पादन नहीं कर पाती थी, तो कंपनी अपना बोरिया बिस्तर उठा के वापस चली जाती थी। और आपको पता है हमने क्यों कर रखा था, हमारा पिछला एक्सपीरियंस कंपनीज के साथ में अच्छा नहीं था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई और फिर 200 साल तक गई नहीं, तो हमने जानबूझ के ऐसा कर रखा था और ये देश के लिए सही था। लेकिन जब आपने इकोनॉमी ओपन कर दी तो ये हटाना पड़ेगा। अब हटाना ही क्या कहलाया, लिबरलाइजेशन कराया। यानी कि आपके देश में जो आपने नियम कानून बना रखे हैं, चाहे वो टैक्स के हो, चाहे बिजली के हो, चाहे कंपनी को स्थापित करने के हो, उसको थोड़ा सा लिबरल बनाओ, यानी कि उदार बनाओ, यानी कि आसान बनाओ, ताकि कंपनी बाहर से आराम से आपके देश में आके व्यापार कर सके, जिससे आपके देश को भी फायदा हो और उनको भी फायदा हो। ठीक है बच्चा, तो यही क्या कहलाया आपका उदारीकरण। अब जो लिखा मैं बता देती हूँ, रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट टैरिफ्स, यानी जो प्रशुल्क, जो शुल्क लगते थे, जो टैक्सेस लगते थे, वो क्या कर दिए गए, कम और उदार कर दिए गए। और क्या किया, बाजार का पुनर्विनिमय, इसे निजी क्षेत्र से बाहरी कंपनियों के लिए खोल दिया गया। क्योंकि पहले बाजार में हर चीज किसके कंट्रोल में थी, हमारे लोकल जो वेंडर्स थे, जो भारत की कंपनीज थी, उनके ही अंडर में थी। तो अब उनको क्या किया, दोबारा से पूरा बाजार को रिकंस्ट्रक्ट किया गया और बोला गया इन क्षेत्रों में विदेशी कंपनी आ सकती है। तो वो क्षेत्र डिसाइड किए गए कि कौन कौन से क्षेत्रों में विदेशी कंपनी को आने देना है।
रिडक्शन इन टैक्सेस, टैक्सेस को क्या क्या किया गया आपका कम किया गया, टैक्स क्या कर दिया हम लोगों ने थोड़े से कम कर दिए। ठीक है बच्चा, अब चलते हैं आगे। प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण। जब हमारा देश आजाद हुआ तो बेटा उस वक्त सारी की सारी जो चीजें थी वो गवर्नमेंट के हाथ में थी, सामान क्या बनेगा वो भी सरकार के हाथ में था, और क्या बोलते यदि बात करें पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट भारत सरकार के पास था, कम्युनिकेशन भारत सरकार के पास था, सब कुछ सरकार के पास था। लेकिन 1990 तक आवश्यकता हुई कि अब कुछ चीजें भारत सरकार को अपने कंट्रोल से छोड़ देनी चाहिए ताकि निजी क्षेत्र उस सेक्टर में आ सके, और आएगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, और क्या होगा जनता को भी फायदा होगा और लोगों को भी फायदा होगा। और आपको पता होगा 2020 की यदि मैं बात करती हूँ, 2021 की जो भी हमारा सत्र अभी चल रहा है, इस टाइम पे भारत सरकार रेलवे को क्या कर रही है, प्राइवेटाइज करने की बात कर रही है, आपका जो एयरलाइंस है उसको भी प्राइवेट सेक्टर करने की बात कर रही है, इवन तो डिफेंस को भी हमने 74% प्राइवेटाइजेशन एफडीआई की बात कर ली है। इसके बाद हम बात करें जो हमारा परमाणु विभाग है उसके अंदर भी भारत सरकार प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है। तो इसका बेसिकली सरकार का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है इन सब चीजों में यही रहता है कि जब प्राइवेट सेक्टर्स इन सारे इसमें आते हैं तो एक तो लेवल क्वालिटी बढ़ जाती है उत्पादन की, रेट डेफिनेटली हाई हो जाते हैं, रिस्क भी बढ़ जाता है, लेकिन क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, लोगों को रोजगार मिलता है, देश का विकास होता है, इत्यादि इत्यादि होता है। तो दोनों चीजों में दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है, इस पर मैं बात नहीं करूंगी बिकॉज हम लोग पढ़ रहे हैं, उसे पढ़ने के एस्पेक्ट से करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या इन्होंने क्या किया, सरकार ने अपना व्यवसायिक नियंत्रण कम करना आरंभ कर दिया, टैक्सेस कम कर दिया, और अपने हर चीज में जब पहले सरकार से पूछना पड़ता था वो उन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया। सरकार ने लगभग 50 उद्योगों को निजी क्षेत्रों के हाथों में सौंपने का डिसीजन ले लिया। साथ ही भारत सरकार ने 17 यदि उद्योग ऐसे थे जिनको स्थापित करने से पहले भारत सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, तो उन्होंने 17 की जगह घटाकर उनको क्या कर दिया, 13 उद्योग कर दिए कि भाई साहब आपके जो 4 उद्योग है मोर फ्री कर देते हो, यदि आपको इनको हमारे देश में लगाना है तो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि विश्व का सामान हमारे देश में बिकना, हमारे देश का सामान दूसरे देश में बिकना, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाना, स्टार्ट हो जाना, ये क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इससे क्या होता है, इससे हमारे देश में नए उत्पाद आएंगे और प्रतिस्पर्धा क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी, जिससे उत्पादन बेहतर बनेंगे और लोगों को अच्छे उत्पाद मिलेंगे तो उनका जीवन स्तर भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो ये कहलाए हमारा क्या, एलपीजी। साथ ही एलपीजी मनमोहन सिंह ने इंप्लीमेंट किया भी और सही तरीके से इंप्लीमेंट किया ही, और 13 दिन के बाद जो वित्तीय आपातकाल लगने वाला था वो हमारे देश में कभी नहीं लगा। ठीक है, तो बच्चों एक याद रखना, वर्ल्ड के अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े देशों में वित्तीय आपातकाल लग चुका है, इवन अमेरिका में भी लग चुका है। आपने सुना होगा रिसेशन, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। भारत एक ऐसा देश है जिसमें कभी भी वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360 कभी नहीं लगा है। अच्छी बात है, प्राउड वाली बात है, याद रखिएगा। ठीक है, अब हाल फिलहाल में यदि बात करते हैं कि अभिजीत बनर्जी तीसरे ऐसे इकोनॉमिस्ट है। हमने पहले बात की थी किसकी, कौटिल्य की बात कर ली हम लोगों ने, अमर्त्य सेन की बात कर ली, मनमोहन सिंह की बात कर ली, और अब हम बात करें किसकी, अभिजीत बनर्जी। आपने नाम सुना होगा, भारतीय मूल के नागरिक है अमेरिकी पर भारतीय मूल से हैं। नागरिकता उन्होंने किसकी ले ली, अभी बहरहाल अमेरिका की ले ली है। 2019 में इनको क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। इनकी वाइफ का नाम है एस्टर डफलो, उनको भी एक साथ क्या मिला है, पुरस्कार मिला है। और इनको पुरस्कार किस चीज के लिए मिला है, इनकी बुक थी, 2-3 की बुक है। बेसिकली इन्होंने गरीबी को हटाने के लिए अलग अलग टाइप के विचार दिए, एक नए नए इनिशिएटिव्स, नए अलग टाइप का एक एक्शन दिया है जो डिफरेंट है बाकी सब लोगों से। पुराने जो कॉन्सेप्ट थे कि गरीबी हटानी है तो लोगों को भोजन दे दो, इन्होंने इसकी बात नहीं करी है। इन्होंने नए नए इनोवेटिव तरीके बताए हैं कि जिसको इम्प्लीमेंट करने से गरीबी दूर की जा सकती है। ठीक है, तो इनकी जो बुक थी उसका था फॉर द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेशन ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी। जो आपकी वैश्विक लेवल पर आपकी पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको एलिवेट करने के लिए यानी कि खत्म करने के लिए आपकी जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है, प्रयोगात्मक जो दृष्टिकोण है, उस पर फोकस किया है किसने, अभिजीत बनर्जी। साथ ही इनकी वाइफ एस्टर डफलो, इनकी दूसरी वाइफ है जो अमेरिकी है, पहली वाइफ इनकी इंडियन थी जिनसे इनका तलाक हो चुका है। इसके अलावा ये कोई पार्ट नहीं है आपका एग्जाम का, ल्यूट। इसके अलावा इनकी जो बुक है, कई बार पूछ लेते हैं कौन कौन सी बुक इन्होंने लिखी थी। पुअर इकोनॉमिक्स जो आपकी 2011 में लिखी गई, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम 2019 में लिखी गई, और 2007 में इनकी किताब थी मेकिंग एड्स वर्क, जो आपको एड्स मिल रही है, जो आपको एक तरीके से कहते हैं ना हेल्प मिल रही है बाहर से, उसको किस तरीके से यूज किया जाए। छोटा सा टॉपिक जो मुझे लगता है मैंने छोड़ दिया था, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। लास्ट टॉपिक है आज के चैप्टर का, और इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर आज खत्म भी होगा। ठीक है बच्चों,
डिफरेंस बिटवीन द ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी, सिंपल सा बेसिक डिफरेंस था। क्लोज इकोनॉमी में आप आयात निर्यात नहीं कर रहे होते हो, लेकिन जो ओपन इकोनॉमी है उसके अंदर आयात निर्यात यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा होता है। ये तो हुआ बेसिक सा, इसको थोड़ा सा डेप्थ में देख लेते हैं, माइनर सा। क्लोज इकोनॉमी यानी कि आपकी बंद अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है, इसमें बाहरी अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता, यानी बाहर से कोई भी सामान या पैसा हमारे देश में नहीं लग रहा होता है। वहीं ओपन इकोनॉमी के अंदर देश के अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध स्थापित होते हैं, जैसे कि हमारे देश से चीनी गया, हमने कहीं और से सोयाबीन ले लिया, हमारे देश से कुछ और सामान हमने शिल्पकारी का सामान बेच दिया या चमड़े का कोई सामान बेच दिया या कपास बेच दिया, उसके बदले में हमने हीरे मोती जो भी कुछ हमें लेना है, पेट्रोल डीजल जो भी है वो हमने ले लिया। यदि किसी देश में आपकी क्या है क्लोज इकोनॉमी है तो उसकी राष्ट्रीय आय घरेलू आय समान रहेगी, बड़ा अच्छा है। बड़ा घरेलू आय और राष्ट्रीय आय का मैं छोटा सा टॉपिक बताया था, जीडीपी और आपकी जीएनपी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, डी मतलब डोमेस्टिक यानी देश की बाउंड्री में कितनी कमाई होगी, और एन के मतलब होता है देश के लोगों ने कितनी कमाई की। ये देश की कमाई है, देश के लोगों की कमाई। एक बात बताओ, जब सारे देश के लोग देश के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, तो देश की कमाई मतलब देश के लोगों की कमाई, ठीक है। लेकिन यहां यदि बात करते हैं तो देश के लोग यानी जीएनपी जो है वो बाहर वाले लोगों से भी आएगी, क्योंकि एनपी का मतलब क्या, किससे लिया हमने, लोगों से लिया, तो उसके अंदर क्या होगा, बाहर के लोगों की कमाई भी जोड़ेंगे और हमारे देश के लोगों की भी कमाई भी जोड़ेंगे, ठीक है। तो जीडीपी और जीएनपी जरूरी नहीं है क्या रहे, समान रहे, ये असमान हो सकती है, क्योंकि ये बात करेगी किसकी, देश की कमाई की। और देश की कमाई में क्या आ जाएगा, हमारे देश के लोगों की तो कमाई आ ही जाएगी, साथ में किसकी कमाई आएगी, बाहर के लोग जो हमारे देश में रह रहे हैं। यदि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा बच्चों वो नेशनल इनकम रहेगा, इसी को मैं वहां पूरा अच्छे से खोल के बताऊंगी किस तरीके से काम करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ इसको बताने का मतलब कंप्लीट चैप्टर पढ़ाना है। वैसे मैंने हल्का सा आइडिया इससे पहला वाला जो आपका चैप्टर था उसमें दिया भी था, बट इट्स ओके, यदि आपको समझ नहीं आया तो मुझे अच्छे से याद है, मैं इसको वहां दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है बच्चों। अब आया लास्ट पॉइंट कि ऐसे कौन से देश है जिसके पास में आपकी क्या है, क्लोज इकोनॉमी है, जहां पे क्या है, क्लोज इकोनॉमी है, कोई भी बाहर का देश व्यापार नहीं कर सकता। तो उसका एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया ही अकेला ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी क्लोज्ड है, और वो भी कह सकते हैं पूरे तरीके से क्लोज नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत व्यापार चीन से करता है, ठीक है। खुली अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड के अधिकतर देश खुली अर्थव्यवस्था पे हैं, क्योंकि सब ने सारे देश थोड़ा बहुत ज्यादा कम व्यापार एक दूसरे देश से करते ही रहते हैं, ठीक है। वर्तमान में सभी देश की जो अर्थव्यवस्था है या तो आंशिक या पूर्ण रूप से खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। नॉर्थ कोरिया भी एक तरीके से कह सकते हो आंशिक खुली अर्थव्यवस्था है, आंशिक ही है एक तरीके से कह सकते हो, पर उसका व्यापार सिर्फ एक ही देश से होता है, चीन से, बाकी से वो करता नहीं है। वर्ल्ड में बाकी ऐसा कोई देश नहीं है जो इतना इस लेवल तक का क्लोज हो, ठीक है बच्चा। तो खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आयात निर्यात होता हो, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि देश के लोगों की कमाई और देश की जो कमाई है, बाउंड्री की जो कमाई है, दोनों अलग अलग हो सकती है। लेकिन देश के लोग यदि बाहर ही नहीं जाएंगे बंद अर्थव्यवस्था के तहत, तो देश की कमाई और लोगों की कमाई क्या हो जाएगी, बराबर ही होगी। यदि बंद अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल का बात करते हैं, वर्बली कहने को तो 100% तो सही नहीं है, लेकिन 99% तो सही है। आपका क्या हो गया, उत्तरी कोरिया, किम जो युंग जो भी है वो मोटा सा पर्सन है जो डिक्टेटर है एक तरीके का वहां का, ठीक है। और बाकी सारे देश किस में आ जाएंगे, खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है बच्चा। अगला चैप्टर अगले क्लास के लिए रहेगा हमारा नेशनल इनकम। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, बी हेल्दी।